पिछली क्लास में जो अपन ने बात करी थी, राष्ट्रपति टॉपिक कंप्लीट हो गया था। उपराष्ट्रपति के बारे में बातें चल रही थी। आज थोड़ा सा पे उपराष्ट्रपति और जो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्राइम मिनिस्टर, इन सभी के ऊपर आज चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को आज कंप्लीट कर देते हैं, फिर अपना पार्लियामेंट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज जो हम शुरू करते हैं अपना जो उपराष्ट्रपति टॉपिक में जो बाकी रह गया था अपना। ठीक है, तो पिछली क्लास में अपन जो आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल नंबर 63 यानी 63 में क्या था आपका, उपराष्ट्रपति पद। हालांकि जो उपराष्ट्रपति पद है उसमें जो मेन आर्टिकल हैं वो आर्टिकल आपका एक तो 63, 64 और एक आपने याद रखना 69। ये आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी आर्टिकल 66 अपन ने पढ़ा भी था, जिसके अंदर क्या दे रखा है, पूरा उपराष्ट्रपति का बायोडाटा दे रखा है। ठीक है भाई, इसकी योग्यता क्या है, इलेक्शन कैसे होगा, वो सारे की सारी बातें। और 69 में क्या दे रखा था, ओथ यानी शपथ के बारे में दे रखा था। 64 में क्या दे रखा है, चेयरमैन होगा किसका, सभापति जो है राज्यसभा का। और इसमें क्या दे रखा है, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति पद के बारे में दे रखा था। मेन आर्टिकल सिर्फ यही है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल से पूछता तो ये मैंने एक एक चीज आपको समझाई हुई है पिछली क्लास में, हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना फिर अपनी क्लासें ज्यादा हो जाएंगी, सिलेबस अपना लंबा चला जाएगा। तो आपन ने जो बात करी थी लास्ट में, वो अपन ने बात कर ली थी आर्टिकल, इसके ऊपर आप बात कर रही थी। ठीक है, हाँ भाई, अनुच्छेद जो है 68 में क्या दे रखे हैं भाई, उपराष्ट्रपति जो पद है यदि वो रिक्त हो जाता है यानी खाली हो जाता है, उसके बारे में यहाँ पर दे रखा था। और रिक्त की बात करें, जब भी उपराष्ट्रपति पद खाली होता है, इसकी जगह कौन काम करेगा, कोई भी काम नहीं करता है, बस 6 महीने के अंदर ये पोस्ट आपने भरनी कंपलसरी है। यानी उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है अगले 6 महीने में होना कंपलसरी है, इस बात को याद रखना। लेकिन उपराष्ट्रपति जो है चेयरमैन के रूप में काम करता है, यानी सभापति के रूप में काम करता है। और यदि मैं बात करूं सभापति, इस सभापति की जगह काम कौन करेगा, फिर उपसभापति काम कर लेगा। ये बात अपन पिछली क्लास में भी चर्चा कर ली थी। हालांकि जो उपराष्ट्रपति की पोस्ट है उस पे कोई नहीं आएगा, बस वो जो सभापति वाली पे वो काम कर रहा है उसकी जगह उपसभापति काम कर लेगा, इस बात को याद रखना। ये आर्टिकल 69 में क्या दे रखा है, शपथ। और शपथ की यदि मैं बात करूं, इसको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, ओथ यानी हाँ राष्ट्रपति के द्वारा जो ओथ दिलाई जाती है वो राष्ट्रपति। त्याग पत्र भी किसको देगा, वो रिजाइन लेटर भी राष्ट्रपति को देगा। ये हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। अब हम बात करते हैं अगला, यहाँ पर आर्टिकल जो 70 है उसके अंदर क्या दे रखे हैं भाई, अन्य आस्किम जिनका उल्लेख इस अध्याय में नहीं है, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन में संसद इसको उपलब्ध कराएगी। इस लाइन का मतलब क्या है, लाइन का मतलब समझना। बाकी आर्टिकल इतना नहीं है, क्योंकि कुछ एक बच्चे अपना सोचते हैं भाई थोड़ा सा डिटेल से हो जाए, तो डिटेल से ही चीज है। आर्टिकल 70 में ये दे रखा है भाई, बाई चांस अपना जो राष्ट्रपति है, ठीक है, हाँ राष्ट्रपति नहीं है और संसद जो अपने कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, कौन बने हैं, उपराष्ट्रपति। जो वाइस प्रेसिडेंट 6 महीने के लिए कार्यवाहक बनते हैं, यदि संसद कुछ काम करवाना चाहती है तो वो करवा सकती है, किसे, कार्यवाहक राष्ट्रपति। बाकी इतना वो बर्डन नहीं दिया जाता, क्योंकि जल्द से जल्द अपने नए राष्ट्रपति के इलेक्शन करवाए जाते हैं। सरकार भी सोचती है भाई हम अपने नए राष्ट्रपति से काम करवाएं, लेकिन जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति का ही एक रूप होता है। लेकिन यहाँ पर ये दे रखा है कि निर्वहन करने के लिए संसद उपलब्ध कराएगी, ये चीज आपने ध्यान रखना। भाई पार्लियामेंट कोई एक्ट वगैरह आता है, ठीक है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा क्या बनाएगी, अपना कानून बनाएगी, और वो कानून किसके पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति। हालांकि उस टाइम पर कार्यवाहक राष्ट्रपति काम कर रहे हैं तो संसद करवा सकती है, इस बारे में बात दे रखी है अपना आर्टिकल नंबर 70 में। अब हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं, आर्टिकल नंबर जो 71 है 71, ये आपने अच्छे से याद रखना है। इसके अंदर दे रखा है भाई चुनाव विवाद, ठीक है, हाँ तो यदि इलेक्शन है, उस इलेक्शन के अंदर क्या हो जाता है आपका, जैसे मैं बात करूं, एक तो अपने देश में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, और एक याद रखना उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के नाम आपने अच्छे से याद रखने हैं। राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति हैं, इनके चुनाव में कोई भी दिक्कत आती है
चुनाव में दिक्कत आती है तो उनका निपटारा कौन करता है? अपना सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। बाकी भारत में कोई भी इलेक्शन हो रहा हो, XYZ कोई भी इलेक्शन हो रहा हो, उसका जो भी उनका विवाद है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है, वो खुद इलेक्शन कमीशन ही करेगा, वो किसी के पास नहीं जाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जब भी इलेक्शन में कोई विवाद होता है तो आर्टिकल 71 में लिख रखा है उनका विवाद का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। इस बात को याद रखना। हालांकि इस चीज को आपने अच्छे से याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर यदि मान लीजिए आज हम बात करते हैं 27 नवंबर की बात करते हैं, हमारे राष्ट्रपति का इलेक्शन हो चुका है और यदि किसी को ऐसा लग रहा भी वोटों में हेराफेरी हुई है या कुछ भी हुआ है तो उन्होंने क्या करना पड़ेगा? आपका 27 दिसंबर से पहले क्या करना पड़ेगा? उसकी अपील करनी पड़ेगी। ये चीज याद। कितने महीने का टाइम दिया जाता है? 1 महीना यानी 30 दिन। यदि राष्ट्रपति का चुनाव तो 30 दिन के अंदर कुछ करना तो कर लीजिए, फिर कोई सुनवाई नहीं होगी उस इलेक्शन की। वरना और इलेक्शन आगे तो साल तक अपना ढिंढोरे पीटे जावे हैं, आपको पता। लेकिन राष्ट्रपति का टाइमिंग फिक्स होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में 30 दिन के अंदर अंदर आपने याचिका दायर करनी होगी। हालांकि ये 2 संशोधन मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। एक तो आपका आता है जो 39वां संविधान संशोधन 1975 याद रखना, और एक 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें बस फर्क क्या है? 39वां संविधान संशोधन 1975 में यह बना दिया गया था भाई जो चुनाव विवाद होगा वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद इलेक्शन कमीशन करेगा। या क्या कर दी गई थी? संसद ने एक रूल बनाया था 1975 में, और 1975 में पता है अपना सरकार जो चल रही थी इंदिरा गांधी, और उसने तो अपनी मनमर्जी करनी है, सारा का सारा टीम ही ऐसा निकाल दिया था उसने। लेकिन यहां पर क्या कर दिया गया था 39वां संशोधन में? भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो विवाद का निपटारा जो है वो नहीं करेगा। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में दोबारा से आर्टिकल जो 71 में जो चीजें लिखी थी वो दोबारा से फिर क्या कर दी गई? दे दी गई थी वापिस। यानी आज अपने पास सिर्फ इतनी बात है कि इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अलग से पढ़ना ही है। आज अपने संविधान में यही है भाई जब भी चुनाव में कोई दिक्कत आती है तो निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। या पावर छीनी कब गई थी? 1975 में। वापिस कब मिल गई थी? 1978 में वापिस सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई थी। इस बात को याद रखना। तो ये सारी की सारी बातें याद रखनी है अपन ने उपराष्ट्रपति के बारे में। अब हम बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन रहे हैं, उनके बारे में आप चर्चा करते हैं। तो यहां पर देखोगे इनमें जो नाम आपने अच्छे से याद रखना है, नंबर 1 पे ये याद रखना है, 2, 3, तीनों नाम आपने अच्छे से याद रखना है। उसके बाद यदि मैं बात करूं यहां पर 4, 5, ठीक है, इसको भी आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, एक नाम आपका ये भी आता है। तो दोबारा से सुनो, देखो भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो बने थे वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कब बने थे पहले उपराष्ट्रपति? 1952। और भारत का पहला राष्ट्रपति कब बना था? 50 में, 1950 में। भारत का पहला प्रधानमंत्री कब बना था? प्रधानमंत्री 1947 में। ठीक है, हाँ 1947 जब आजाद हुआ था उस दिन देश का पहला प्रधानमंत्री कौन बना? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कोई बता सकता है? उसी दिन आप बात करें अपने से एक अलग हुआ था देश, कौन सा? पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। कौन थे? लियाकत अली खान। मोहम्मद अली जिन्ना क्या बने थे? गवर्नर बने थे, यानी जिसे राष्ट्रपति कहते हैं। ठीक है, हाँ। और अपना कौन बना था? माउंटबेटन, वहां के मोहम्मद अली जिन्ना। आप इन्हें सोचते हुए प्रधानमंत्री बना था मोहम्मद अली, नहीं, लियाकत अली खान। और लियाकत अली खान कौन था? क्या तो कुछ नहीं था। क्या की बात यह कि जब मैंने आपको एक सरकार पढ़ाई थी, अंतरिम सरकार, 2 सितंबर 1946, उसमें क्या थे? वित्त मंत्री थे। शाबाश, वेरी गुड। क्या थे वो? वित्त मंत्री के रूप में काम करें। तो देखिए देश के पहले प्रधानमंत्री जो रहे हैं वो याद रखना 1952 से लेकर 1962 तक देश के ये उपराष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। एक नाम आपने याद रखना है भाई, कौन सा? हामिद अंसारी। और हामिद अंसारी की बात करें 2007 से लेकर 2017 तक भारत के क्या रहे हैं? उपराष्ट्रपति रहे हैं। हाँ,
तो कहने का मतलब क्या है, आपसे प्रश्न ये पूछा जाए एग्जाम में, बताइए सबसे लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय तक उपराष्ट्रपति कौन कौन रहे हैं। तो क्या नाम आएगा आपका, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी आएगा। लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद अगला नाम थोड़ा ध्यान से सुनना भाई, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन से आपको पता चल रहा है ये क्या थे, मुस्लिम। और आपसे पूछा जाए भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति पूछे आपसे, और या फिर आपसे क्या पूछे, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति पूछो चाहे उपराष्ट्रपति पूछो, उत्तर सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यानी पहला मुस्लिम राष्ट्रपति पूछ ले या फिर पहला मुस्लिम उपराष्ट्रपति पूछ ले, आंसर हमेशा क्या आएगा, जाकिर हुसैन। अगली बात यदि मैं बात करूं यहां पर वीवी गिरी, वीवी गिरी से क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। इससे बनेगा भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति या फिर भारत के पहले उपराष्ट्रपति बताइए जिन्होंने रिजाइन लेटर दिया था, त्याग पत्र। चाहे राष्ट्रपति की पूछे चाहे उपराष्ट्रपति की, हमेशा उत्तर क्या आना चाहिए, वीवी गिरी। और यही वीवी गिरी आगे जाकर क्या बने थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी और कंप्लीट। अगला नाम क्या आता है, गोपाल स्वरूप पाठक। इससे क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, गोपाल स्वरूप पाठक जो है जब इसने चुनाव लड़ा था वीवी गिरी के बाद, याद रखना 1969 में ये अपने भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं गोपाल सर। इसके टाइम पर सबसे ज्यादा क्या थे भाई, कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हुए थे। यानी इसके टाइम पर टोटल 5 जो उम्मीदवार इसके इलेक्शन में खड़े हुए थे, ठीक है। हाँ, तो ये पॉइंट याद रखना, कौन, गोपाल स्वरूप पाठक की यदि आप बात करें। और राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन था, नीलम संजीव रेड्डी। उस टाइम पर कितने थे, 37 थे, यहां पर कितने थे, 5, वरना 1 2 3 1 2 3 ऐसा ही रहता है। इसका नाम आपने अच्छे से याद रखना। अच्छा, बीडी जत्ती आपने वैसे याद रखना है, तो ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह कौन थी, याद रखना, ये ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के क्या रहे हैं, राष्ट्रपति भी रहे हैं, वेरी गुड, और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, हाँ, और सीजीआई भी रहे हैं। तीनों पदों पर काम करने वाले जो हैं वो हमारे कौन रहे हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह रहे हैं। आर वेंकट रमन का आप जानते हैं देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं, याद रखना। शंकर दयाल शर्मा देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। अगली बात यदि मैं बात करूं, के आर नारायण से प्रश्न पूछा जाएगा, पहले ऐसे राष्ट्रपति बताइए जो हमारे दलित थे, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे। दलित चाहे आपसे राष्ट्रपति पूछे और चाहे आपसे क्या पूछे, उपराष्ट्रपति पूछे। राष्ट्रपति पूछे या उपराष्ट्रपति पूछे, दोनों का उत्तर क्या रहेगा, सेम रहेगा। मैंने 3 चीजें बताई, आपको याद रखना। यदि मुस्लिम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पूछे, हमेशा उत्तर जाकिर हुसैन। त्यागपत्र देने वाले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पूछे, वीवी गिरी। और दलित राष्ट्रपति पूछे चाहे उपराष्ट्रपति, तो क्या आएगा, के आर नारायण आएगा। इस बात को आपने याद रखना। कृष्ण कांत से क्वेश्चन क्या बनना है, ध्यान से सुनना। ऐसे भारत के उपराष्ट्रपति बताइए जिनकी कार्यकाल के दौरान डेथ हुई थी, ठीक है, जब अपने पद पर थे ये, कार्यकाल के दौरान मृत्यु, कार्यकाल के दौरान जो मृत्यु हुई थी सन 2000 में थी, और कार्यकाल भी इसका उसी साल खत्म हुआ था, थोड़े दिन पहले। लेकिन जिस दिन डेथ हुई थी ये क्या थे, इस पद के ऊपर काम कर रहे थे। ऐसे भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं, मैं बात किसकी कर रहा हूं, राष्ट्रपति की। ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके कार्यकाल के दौरान डेथ हुई है, तो जाकिर हुसैन थे और कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद, वो 2 थे। लेकिन याद रखना यहां पर कौन होगा, कृष्ण कांत, एक ही नाम याद रखना है। उसके बाद भाई भैरव सिंह शेखावत है। हामिद अंसारी का मैंने बता दिया 10 साल तक रहे हैं। वेंकैया नायडू याद रखना। जगदीप धनखड़ जो हैं वो भारत के क्या रहे हैं, उपराष्ट्रपति, ठीक है। हाँ, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, अब इसकी जगह क्या आगे नए आ चुके हैं, ठीक है। हाँ, और नए उपराष्ट्रपति जो हमारे बने हैं वो चंद्रपुरम पोन्नु सामी रामकृष्णन, यानी शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं, सीपी राधाकृष्णन। क्या बोलते हैं, सीपी राधाकृष्णन, बस आवाज है नहीं। सीपी राधाकृष्णन जो हैं वो भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में काम किया है। इस बात को आपने याद रखना। 9 सितंबर को इलेक्शन हुए थे, तो भारत के नए जो उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन, इसको आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब यदि मैं बात करूं यहां पर
अगला पॉइंट सुनिए ध्यान से। यदि मैंने अभी जितने भी नाम लिखे हैं उनमें देखिए आप, एक तो नाम आता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करूं, उसके बाद में बात करूं जाकिर हुसैन की, जाकिर हुसैन के बाद में बात करूं वीवी गिरी की, उसके बाद में बात करूं एम हिदायतुल्ला, उसके बाद में बात करूं बीडी जत्ती, इसके बाद आप बात करें आर वेंकट रमन, उसके बाद हम बात करें शंकर दयाल शर्मा, और उसके बाद यदि मैं बात करूं के आर नारायण। ये ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है, हाँ, जो आपके भारत के क्या रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और देश के क्या बन चुके हैं, राष्ट्रपति भी। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों पर काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन कौन हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, एम हिदायतुल्ला, बीडी जत्ती, आर वेंकट, शंकर दयाल, के आर नारायण। प्रश्न कैसे पूछता है, यहां से सुनना ध्यान से। ऊपर क्या करें, नीचे 4 ऑप्शनों में इनका एक का नाम डाल के ऊपर पूछेगा निम्नलिखित में से इनमें से कौन देश का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति रहा है, तो आपने याद रखना वो। और आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वे निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा जो सिर्फ भारत का उपराष्ट्रपति रहा लेकिन राष्ट्रपति पद धारण नहीं किया, तो वो याद रखना वो कौन है। ऐसे व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति तो थे लेकिन वो कभी राष्ट्रपति नहीं बने, एक का नाम क्या आ जाएगा, गोपाल स्वरूप पाठक, अभी पढ़ा था। जाकिर हुसैन के बाद कौन बने थे, गोपाल स्वरूप। दूसरा आपका कृष्णकांत, जिनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। उसके बाद भैरव सिंह शेखावत, उसके बाद हम बात करें हामिद अंसारी का नाम याद रखना है, और उसके बाद यदि हम बात करें वेंकैया जो नायडू है उसके बारे में भी आपने याद रखना। ये ऐसे भारत के चार व्यक्ति याद रखने हैं जो सिर्फ क्या रहे हैं भाई, उपराष्ट्रपति तो रहे हैं लेकिन कभी भी राष्ट्रपति नहीं बने हैं, इस बात को याद रखना। आई समझ में, बस नाम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज को। हाँ, वीवी गिरी हो गया और आर वेंकट रमन, इन्होंने ऐसा करा था, त्याग पत्र दे के क्या बने थे, अपने राष्ट्रपति बने थे। मतलब 5 साल के लिए बने थे लेकिन उपराष्ट्रपति पद पहला छोड़ दिया थी और भारत के राष्ट्रपति बन गए थे। अब यहां पर मैं बात करूं उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली महिलाएं, कितनी महिलाएं हैं, 2 महिलाएं रही हैं, याद रखना, ठीक है। हाँ, एक तो नजमा हेपतुल्ला और एक क्या है, मार्गरेट अल्वा जो हैं वो याद रखना, मार्गरेट अल्वा, ठीक है। जो एक तो नाम ये अच्छे से याद रखना है, और नजमा हेपतुल्ला, हाँ, वो तो देखो कहाँ से इलेक्शन, उपराष्ट्रपति का तो नाम अपन याद रखना है, ठीक है। हाँ, डेट ऑफ बर्थ अपन नहीं पता, कहाँ से जन्म लिया ना जरूरत अपन, ये दोनों महिलाएं याद रखना है। आज तक 2 महिलाओं ने उपराष्ट्रपति इलेक्शन लड़ा है, लेकिन खास बात है दोनों की दोनों हारी हैं, ठीक है। हाँ, और राष्ट्रपति इलेक्शन में कितनी थी, 7 थी। पहली कौन थी, कृष्णा कुमारी चटर्जी थी, लेकिन इलेक्शन जीतने वाली कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दूसरी कौन थी, द्रौपदी मुर्मू थी। और एपीजे अब्दुल कलाम के साथ किसने लड़ा था, लक्ष्मी सहगल। ये नाम आपने अच्छे से पता होना चाहिए था। हाँ, नजमा हेपतुल्ला से क्वेश्चन ये भी बनता है एग्जाम के अंदर आपसे कि बताइए राज्यसभा में सबसे लंबे समय तक, पॉइंट ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं, देखो राज्यसभा, जो हमारी राज्यसभा होती है उसमें एक तो चेयरमैन होता है और एक होता है वाइस चेयरमैन यानी उपसभापति। तो प्रश्न क्या पूछा जाए, राज्यसभा में, मैं बात किसकी कर रहा हूं, राज्यसभा, इस राज्यसभा में लंबे समय तक उपसभापति कौन रही है। प्रश्न ये एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आंसर क्या आएगा आपका, नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला एक पद पर और रह चुकी है, हालांकि ये कभी भारत की उपराष्ट्रपति तो नहीं बन पाई, लेकिन ये किस में, राज्यसभा में उपसभापति के रूप में काम किया है, तो सबसे लंबे समय तक। और इसका संबंध भी क्या है, राज्यसभा से ही है। बाकी राज्यसभा में दोबारा से ये नाम आएंगे, थोड़ा ध्यान रखना, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। राज्यसभा में सबसे लंबे समय तक उपसभापति के रूप में काम किसने किया है, तो नजमा हेपतुल्ला।
जिसने क्या करा था, अपना भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था लेकिन हार गई थी, दोनों नाम। ये बातें आपने याद रखनी है भाई, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड, ठीक है। हाँ, बाकी तो 6 आपके वो आगे, जब किसने अपना गोपाल स्वरूप पाठक, ये लाइन वो 5 बता था शायद, 6 है वो, गोपाल स्वरूप पाठक, स्वरूप पाठक, गोपाल स्वरूप जो पाठक भारत के उपराष्ट्रपति बने थे, कब भाई, 1969 में। उस टाइम पर सबसे ज्यादा क्या थे, प्रतिद्वंदी थे, कितने थे, 6 बंदे थे जिन्होंने क्या करा था, इलेक्शन में भाग लिया था, लेकिन जीते कौन थे, तो वो याद रखना, गोपाल स्वरूप पाठक, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में सबसे ज्यादा प्रतिद्वंदी जो थे वो किसके टाइम पर थे, गोपाल स्वरूप पाठक के, 1969 में इनका इलेक्शन हुआ था, 69 में। हाँ, राष्ट्रपति में यदि प्रश्न पूछ लिया जाए तो फिर आएगा आपका 1977, किसके टाइम पर, नीलम संजीव रेड्डी, किसके टाइम पर होगा भाई, नीलम संजीव रेड्डी, इसको भी आपने अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट सारे के सारे आपके उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं, याद रखना। ये अपना टॉपिक हो गया कंप्लीट उपराष्ट्रपति, अच्छे से रिवाइज करना इसको, ठीक है। हाँ, अब हम चलते हैं, अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। एक बार तो पहले मेरे से ये टर्म समझिए, एक तो होता है प्रधानमंत्री, एक होता है उप प्रधानमंत्री, वाइस प्राइम मिनिस्टर जिसको बोलते हैं, उप प्रधानमंत्री। एक होता है अपना कार्यवाहक प्रधानमंत्री, क्या होता भाई, कार्यवाहक, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जिसको बोलते हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। एक आपसे प्रश्न पूछा जाता है, बताइए मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, मंत्री परिषद जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद। और एक होता है कैबिनेट मंत्री, यानी मंत्री मंडल जिसको बोलते हैं। पॉइंट क्या है यहां पर, सारी चीज डिटेल में, टेंशन मत लेना, बस इतनी बात समझना एक बार, इनमें फर्क क्या है, ठीक है। एक बार ये बताइए मेरे को, प्रधानमंत्री कौन बनता है, कौन होता है प्रधानमंत्री, लोकसभा का मेंबर, मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। और कोई कुछ दीजिए रिप्लाई, बोलो, लोकसभा का अध्यक्ष, ज्यादा हो गई तो, और कुछ, हाँ, ओके ओके, अध्यक्ष नहीं होता। चलिए अब मेरे को ये बताइए, जैसे ही अपना यहां पर प्रधानमंत्री किस पार्टी का बनेगा, वो रूल, हाँ, मेजोरिटी होगी। मेजोरिटी कहाँ होनी चाहिए, लोकसभा में होनी चाहिए, राज्यसभा में होनी चाहिए, कहाँ, लोकसभा, राज्यसभा में हो तो ये मान लीजिए, देखो ध्यान से, यहां पर राज्यसभा में अपने पास 245 सीट है, बात समझना ध्यान से, और लोकसभा में अपने पास है 543 सीटें। यदि राज्यसभा में हमारे पास 200 सीट कांग्रेस की है, कौन सी पार्टी की है, कांग्रेस की है, और यहां पर मान लीजिए आपकी 272 सीटें जो हैं वो बीजेपी की हैं लोकसभा में, तो सरकार बीजेपी की बनेगी या कांग्रेस की, कांग्रेस की क्यों नहीं बन सकती, ऊपर वाले लोगों ने चुने हैं, और ये चुने तो ये भी गए हैं। यहां पर क्या होता है, देखिए अपना देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहां पर राज्यसभा में क्या होता है आपका 2/3 सदस्य प्रत्येक 2/3 सदस्य क्या किए जाते हैं, हटाए जाते हैं, जिनके कार्यकाल 6 साल होता रहता है वो। चलिए यहां पर क्या है आपका, हर 2 साल के अंदर क्या होता रहेगा, बहुमत बदलता रहेगा। एक तो ये चीज है, दूसरी बात है यहां पर जनता का कोई रोल नहीं है, हमारी जो जनता भाग लेती है वो कहां लेती है, लोकसभा में, और जिस भी पार्टी को लोकसभा में मेजोरिटी यानी बहुमत मिलेगा, उसी पार्टी में से एक व्यक्ति को यानी एक एमपी को क्या बनाया जाएगा, अपना देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ये मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मान लीजिए मैंने अभी एग्जांपल दिया, 200 सीट यहां पर कांग्रेस की है, और मान लीजिए 45 सीट इधर बीजेपी की है,
किसकी है? बीजेपी की। और अपनी लोकसभा में कौन सी पार्टी जीत गई? बीजेपी। अब जरूरी नहीं है भाई इन 272 में से ही प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री इन 45 में से भी बन सकता है। अरे बात समझ में? यानी जो मेजोरिटी आपन करनी है वो कहां करनी है? लोकसभा में। बहुमत कहां पेश करना है? लोकसभा में। लेकिन जो देश का प्रधानमंत्री होगा वो जरूरी नहीं कि वो लोकसभा का मेंबर हो, राज्यसभा का भी मेंबर देश का राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे इंदिरा गांधी की बात कर ले, डॉक्टर मनमोहन सिंह की आप बात कर लीजिए। मनमोहन, हाँ, इंदिरा गांधी भी बनी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से क्या थे? आपके राज्यसभा के मेंबर बनकर आए थे और फिर देश के वो प्रधानमंत्री बने थे, याद रखना मेरा कहने का। लेकिन वो उस पार्टी का होना चाहिए जिस पार्टी ने लोकसभा में क्या कर रखा है? बहुमत यानी मेजोरिटी पेश कर रखी है। पार्टी उसका होना चाहिए, न कि दूसरी पार्टी का हो। इस बात को याद रखना। मेरा कहने का मतलब भाई प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको क्या होना चाहिए? संसद का मेंबर होना चाहिए। संसद से लोकसभा में हो चाहे आपका राज्यसभा में, लेकिन मेजोरिटी बहुमत कहां होना चाहिए? आपका लोकसभा में ही होना चाहिए। ये मान लीजिए लोकसभा में सरकार बनाने के लिए आपको 272 प्लस सीटें चाहिए। अरे मान लीजिए किसी पार्टी को 200 सीटें आई है, किसी को मान लो 70 आ गई, ऐसे करते करते फिर प्रधानमंत्री कौन सी पार्टी का बनेगा? हाँ, फिर गठबंधन होगी और राष्ट्रपति किसके पास जाएगा? जिसके पास 200 सीट है यानी ज्यादा सीट है, उसको कहेगा आप किसी दूसरे संगठन को मिलाइए और अपना सरकार बनाइए। यदि ऐसा नहीं कर पाते तो फिर दोबारा इलेक्शन होने ही है, वरना आपका यहाँ पर वो सिस्टम है। चलिए शाबाश। चलिए अब हम बात करते हैं इधर प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री क्या होगा आपका? याद रखना मंत्री परिषद का हेड होता है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष, या पे कह सकते हैं जो सरकार को चलाएगा, जो सरकार का मुखिया होता है वो अपना प्रधानमंत्री होगा। अब मेरे को बताइए उप प्रधानमंत्री कौन होगा? वाइस प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? हा? अच्छा, होम मिनिस्टर रहता है। और कोई? ऐसे ही बना देते हैं, मतलब क्यों नहीं है? लो बोल। अच्छा, इच्छा इच्छा अब की बार नहीं हुई मोदी की। मोदी 3 प्लान रह गया, अभी तक मोदी की इच्छा नहीं। अच्छा, वेरी गुड। मनमोहन सिंह भी नहीं चाहते थे फिर तो, उसके टाइम पर भी नहीं बने। जवाहरलाल नेहरू थे, उसके टाइम पर एक ही बना था, फिर नहीं बने कोई। हाँ हाँ। अब राजस्थान की बात करिए, राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम हैं, एक की जगह कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ 2, इतनी क्या जरूरत पड़ गई? पहले तो कभी नहीं बने थे ऐसा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है उप प्रधानमंत्री, सुनना ध्यान से। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। इफ जैसे भाई अपनी जो बीजेपी पार्टी की बात कर लिया, इस बीजेपी पार्टी में एक तो मेन जो चेहरा है वो कौन है? मोदी, नरेंद्र मोदी। दूसरा यदि मैं बात करूं अमित शाह की। तीसरा मैं नाम कर दूं यहां पर राजनाथ सिंह की, राजनाथ सिंह। और चौथा मैं बात करूं एस जयशंकर की, जयशंकर। मान लो मैंने ये 4 नेता ले लिए, ठीक है, बीजेपी का बहुमत आ गया, ठीक है। हाँ, अब क्या करना है? बीजेपी में से कोई एक क्या बनना? देश का प्रधानमंत्री बनना है। और यहां पर अमित शाह ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री तो मैं बनूंगा। क्या बोला भाई? मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, अमित शाह बोला। मोदी ने बोला जे अमित शाह बन गया तो फिर आप पार्टी छोड़ रहे हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, हाँ, एक दिक्कत आ गई, पार्टी इसमें भी होना जरूरी है। अब मान लीजिए जैसे ही मोदी ने अपना नाम रखा तो राजनाथ से बोला भाई मैं भी पार्टी छोड़ दिया, मेरे को प्रधानमंत्री बनाओ। ठीक है, हाँ, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया? ये चारों बंदों की प्रधानमंत्री दावेदारी थी और चारों में से यदि किसी बंदे ने पार्टी छोड़ी तो पार्टी को नुकसान ज्यादा है। अब क्या करेगा? पार्टी का अध्यक्ष इन चारों से सलाह करके एक व्यक्ति को इनमें से क्या बना देगा? प्रधानमंत्री। और बाकी तीनों को क्या कह देगा? भाई आप बन जाइए उप प्रधानमंत्री। हाँ जी, बस इनको क्या कर देगा? उप प्रधानमंत्री की संज्ञा दे दी जाएगी, यानी नाम दे जाए। कितने थे? 3 थे। ऐसे निर्मला सीतारमण भागी आई, मेरे को प्रधानमंत्री बनाओ वरना आप तो पार्टी छोड़ रहे हैं। फिर निर्मला सीतारमण को भी कह देते लो आप भी देश के उप प्रधानमंत्री हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ भाई? कितने उप प्रधानमंत्री बन सकते हैं?
कितने बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 बनाओ, 2 बनाओ, 10 बनाओ, 15 बनाओ, ठीक है। हाँ, क्यों? क्योंकि उप प्रधानमंत्री का वर्णन संविधान में ही नहीं है, और जिस चीज का वर्णन संविधान में नहीं है वो अपना चेक कैसे करो, मर्जी है इनकी। हाँ, अब बात आती है जब इनका संविधान में वर्णन ही नहीं है, ना इनका कोई काम है, तो इनको क्या किया जाता है? फिर इनको एक कैबिनेट मंत्री का पद दे दिया जाता है। भाई आप देश के उप प्रधानमंत्री भी रहोगे, गृह मंत्री भी रहोगे, आप देश के रक्षा मंत्री भी रहोगे और उप प्रधानमंत्री भी रहोगे, बस एक नाम लग जाता है और कुछ नहीं है। रहेंगे काम मिनिस्टर वाले ही करनी थी, बस यही चीज आपने अच्छे से ध्यान में रखनी है। बात समझ में आ गई? यानी उप प्रधानमंत्री क्या होता है? यानी यह एक ऐसा पद है जिसका अपने संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, और जिस चीज का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है तो फिर आपको पता है कितने क्या है उसके पास, तो संविधान में उल्लेख नहीं है। अब कई बार क्या होता है, देखो ध्यान से, उल्लेख नहीं है। अब कई बार किसी राज्य में ऐसा होता है कि मान लो बीजेपी कई साल के बाद आई है, और उसमें क्या था, उस बीजेपी सरकार को लाने में लगभग 5 ऐसे बंदे थे जिन्होंने पूरी मेहनत करी जी लगा के। ये 5 में तो सीएम तो एक ही बनेगा, तो फिर क्या करेगी बीजेपी? वहां पर क्या करेगी, 2-3 बंदों को वहां का डिप्टी सीएम बना देगी, उप मुख्यमंत्री का पद। हालांकि उनको कोई मंत्री का पद दिया जाएगा, लेकिन वो कहलाएंगे क्या? डिप्टी, वो आपके मिनिस्टर कहलाएंगे। इस बात को यार, उप मुख्य, जैसे राजस्थान है, अब राजस्थान में कई चेहरे थे, ठीक है। हाँ, लेकिन भजनलाल शर्मा को क्या बना दिया? सीएम बना दिया, जो पहली बार विधायक बना था राजस्थान का, और बाकी जो पुराने लीडर थे उनको तो फिर पार्टी से खपा हो ही गए थे, इसलिए उनको क्या बना दिया गया? 2 बंदों को वहां पर डिप्टी सीएम बनाया गया। ये सारा खेल होता है राजनीति का, याद रखना। तो उप प्रधानमंत्री समझ गए क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, इसके बारे में, क्योंकि फिर तो अपना आर्टिकल पढ़ने, आर्टिकल में जो बात है बस टॉपिक समझना आपने। अब बात आती है भाई कार्यवाहक प्रधानमंत्री क्या होता है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री ये होता है, ध्यान से सुनना, ये मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए अपने देश की प्रधानमंत्री होगी, मान लीजिए इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थी, आपको पता है। एक नाम आता है मोरारजी देसाई का, ये भी आपने नाम कभी ना कभी सुना होगा, और एक हमारे थे जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान से सुनना, हुआ क्या था, 1964 की बात है। 1964 में देश के प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है। जैसे डेथ होती तो कांग्रेस में जो दूसरा नाम आता था वो किसका आता था? मोरारजी देसाई का। फिर देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोरारजी देसाई। कुछ लोगों ने देखा यदि मोरारजी देसाई देश का प्रधानमंत्री बन गया, अपने को ज्यादा दिक्कत है, इसलिए वो सोच रहे थे हम किसी अन्य व्यक्ति का नाम सोचें, मोरारजी देसाई को तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। हाँ, अब अन्य व्यक्ति को यदि नाम सोचना पड़ रहा है, किसका नाम ले हम, ठीक है, जयप्रकाश का ले, मोरारजी देसाई या इंदिरा, तब तक हम क्या कर लेते हैं, एक ऐसे व्यक्ति को यहां पर प्रधानमंत्री बना देते हैं, ठीक है भाई। 2, 4, 5, 10 जितने भी दिन होंगे, कोई फिक्स को नहीं होता, 6 महीने होना जरूरी है, 5, 10, 15 दिन जितना भी है, और इससे ज्यादा होता भी नहीं है भाई। तब तक हम एक असली बढ़िया नाम नहीं सोच लेते हैं, तब तक वो बंदा क्या करेगा? प्रधानमंत्री के रूप में काम करेगा। उसी को क्या बोलते हैं? कार्यवाहक प्रधानमंत्री, ठीक है। हाँ, अरे मान लीजिए जैसे इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, इंदिरा गांधी के बाद यही कह रखा था अगला देश का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? राजीव गांधी। चाहे इलेक्शन हो चाहे बिना हो, इसकी डेथ होगी, अगला नाम किसका आ गया? राजीव गांधी का। तो वहां पर फिर कार्यवाहक बनाने की जरूरत ही नहीं है भाई, बनना ही इसको है, फिर डायरेक्ट उसको क्या बना देते? अपना प्रधानमंत्री। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री की डेथ हो जाए, पीएम की मृत्यु हो जाए, उसकी जगह पर 2, 4, 10, 15 दिन के लिए कोई टाइमिंग नहीं होता है, ठीक है, इस चीज का याद रखना। तो उसको क्या बना जाता है? कार्यवाहक प्रधानमंत्री। अब बात आती है, एक होती है मंत्रिपरिषद, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, और एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर यानी मंत्रिमंडल। दोनों में क्या फर्क है? इनमें ध्यान सुनना, इन दोनों में क्या फर्क है, इस बात के बारे में हम चर्चा करते हैं। मंत्रिपरिषद क्या होती है, कोई बताएगा मेरे को? मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, मंत्रिपरिषद क्या होती है? मंत्री पद होगा, मंत्री पद तो इसमें भी होता है, सभी में होता है। ध्यान से सुना, मंत्रिपरिषद। देखिए हमारे देश के अंदर क्या होता है, जो मिनिस्टर होते हैं वो मिनिस्टर 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते कैबिनेट मिनिस्टर, एक होते स्टेट मिनिस्टर होते हैं, एक होते डिप्टी मिनिस्टर यानी उप मंत्री,
ठीक है, हाँ। और एक होते हैं राज्य मंत्री और एक होते हैं कैबिनेट मंत्री। जितने भी मंत्री होंगे, जितने भी मंत्री होंगे, उन सभी मंत्रियों का जो ग्रुप होगा उसी को आप क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद। ऑल मिनिस्टर जो ग्रुप होगा, सभी मंत्रियों के समूह, सभी मंत्रियों का जो समूह होगा भाई, मंत्रियों का समूह, सभी मंत्रियों का जो समूह होगा उसी को क्या बोलेंगे आप, मंत्री परिषद बोलेंगे। और इनमें से एक अपन ने क्या करा, अलग से निकाल लिया, जिसका नाम क्या हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर। और जो सिर्फ कैबिनेट मंत्री होंगे उन्हीं मंत्रियों के समूह को क्या कहा गया, मंत्रिमंडल कहा गया। ध्यान सुना, क्या कहा गया, मंत्रिमंडल कहा गया। यदि मैं बात करूं यहां पर, ध्यान से सुनना, पर सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है, और मंत्री परिषद क्या था, सभी मंत्रियों का समूह, चाहे छोटा मंत्री हो, चाहे विभाग हो उसके पास, चाहे ना हो, ठीक है, हाँ, सभी मंत्री। और मंत्रिमंडल याद रखना, सिर्फ जिसमें बड़े बड़े मंत्री होंगे, जो अमित शाह हो गए, राजनाथ, जिनके पास मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है जिनके पास, वही मंत्री होंगे। लेकिन जिस दिन अपना संविधान, बताइए अपना संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम पर हमारे देश में प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था और मंत्री परिषद का भी पद हुआ करता था। हालांकि ये ऐसे पद हैं जिनका आज भी संविधान में कोई वर्णन नहीं है, ना तो अपना किसका, उप प्रधानमंत्री का, ना कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कहीं पर जिक्र दे रखा है। हालांकि सिर्फ दो ही चीज हुआ करती थी देश में, एक प्रधानमंत्री और एक क्या होती थी, मंत्री परिषद। लेकिन याद रखना, मंत्रिमंडल जो शब्द है ये संविधान में बाद में ऐड किया गया है, उस टाइम पर नहीं था जिस दिन अपने संविधान को लागू किया गया था। और इसको बाद में जोड़ा गया, और इसको बाद में जोड़ा कब गया था आपसे पूछा जाए तो 44वां संविधान यानी 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 78 1978, उसमें ये चीज जोड़ी गई थी। उससे पहले देश में अपना मंत्रिमंडल नहीं हुआ करता था, इस बात को याद रखना। अब बात ये आती है भाई ये चीज तो पहले थी लेकिन यह चीज अपने बाद में इसकी जरूरत क्यों पड़ी फिर, क्योंकि कैबिनेट मंत्री तो पहले भी होते थे, इसमें भी कैबिनेट मंत्री होते थे, लेकिन फिर कैबिनेट मंत्रियों का एक अलग से ग्रुप बनाया गया और उसी को क्या कहा गया, मंत्रिमंडल। तो कोई बता सकता है इसकी जरूरत पड़ी क्यों फिर आपने, ऐसी क्या मजबूरी, हाँ बोले। ऐसा ही था, ये चीज ध्यान रखना। क्या सिस्टम था, देखिए भारत में जो इमरजेंसी लगती है वो कौन लगाता भाई, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति लगाता है, याद रखना। और ऐसा ही हुआ था हमारा 25 जून 1975 को। ऐसी घटना थी, इंदिरा गांधी जो थी अगले दिन अपना जेल में पहुंचनी थी कि सारे कारनामे कर रखे हैं। इंदिरा गांधी के बारे में आप बात करेंगे, जो जो उन्होंने क्या किस तरीके से अपना संविधान की प्रति और विपरीत जो काम करे थे उनके ऊपर अपन बात करनी। यहां पर पॉइंट ये आता है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो इमरजेंसी लगाता है, ठीक है, हाँ। और पहला क्या सिस्टम था भाई, 1975 से पहले राष्ट्रपति इमरजेंसी का प्रयोग करता था, ठीक है, हाँ। और वो फिर क्या करता था, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और इस प्रधानमंत्री ने क्या करा, राष्ट्रपति से कहा कि आप इमरजेंसी की घोषणा कर दीजिए, और भारत में अगले दिन क्या होगी, इमरजेंसी की घोषणा हो गई। किसी को नहीं पता पक्ष विपक्ष, क्योंकि कोई विरोध भी तो करे इस चीज का, आप क्यों लगा रहे हो, कोई युद्ध नहीं, कोई आंदोलन नहीं है, फिर भी आप इस चीज को कर रहे हो, ठीक है, कोई कुछ नहीं, क्योंकि ये चीज पहले होती थी। बस प्रधानमंत्री ने फोन कर दिया, राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी, सुबह जब संसद में पहुंचे जो से वो कर रहे थे, दिक्कत पैदा कर रहे थे, वो जेल में थे, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम ऐसा होता है, सारा विपक्ष जेल के अंदर फिट, तो दिक्कत ही दिक्कत हो रही थी। उस टाइम पर फिर क्या हुआ, आगे जाकर अपना इंदिरा गांधी का कार्यकाल खत्म हुआ और एक नई सरकार बनी, देश के नए प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने सोचा आज तो ऐसा काम इंदिरा गांधी ने कर लिया, आगे क्या पता एक नरेंद्र मोदी वर्गा प्रधानमंत्री बने, वो भी ऐसा ही कर दे काम, ठीक है, हाँ। इसलिए पहले यहाँ पे क्या बना देते हैं, इसको तैयार कर देते हैं। फिर मोरारजी देसाई ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करवाया, कौन सा, 44। और इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया जब भी भारत का राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाएगा, इमरजेंसी लगाएगा तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री से नहीं, मंत्रिमंडल से सलाह लेगा।
किससे लेगा? मंत्रिमंडल से सलाह लेगा। अब दिक्कत ये भी है भाई, मंत्रिमंडल यानी जो कैबिनेट मंत्री उनसे सलाह लेगा। अब कैबिनेट मंत्री ने तो फोन करेगा, ठीक है, फोन तो घर जाके भी कर सकता है। फिर आगे ये सिस्टम बनाया गया, जो कैबिनेट मंत्री होंगे वो क्या करेंगे? लिखित रूप में क्या करेंगे? सूचना देंगे, तब जाकर राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाएगा। आज इमरजेंसी ऐसे नहीं लगेगी, पहले क्या करना पड़ेगा? मंत्रिमंडल को लिख कर देना पड़ेगा। फोन पे काम नहीं चलेगा, अब लिखकर। हाँ, तो ये पॉइंट याद रखना। अब क्या करना पड़ेगा? लिखकर देना पड़ेगा। और यदि मंत्रिमंडल इकट्ठा होगा तो वो कहां होगा? संसद में, और वहां पक्ष और विपक्ष सब कुछ बैठेगा, तो वो आपके कारण रीजन होंगे। बस इसी कारण से अपने देश में कौन सा शब्द आया था? मंत्रिमंडल शब्द। इससे पहले मंत्रिमंडल नहीं था। अब भाई मंत्रि परिषद में तो पता नहीं कितने मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, पहले तो ये था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको भाई, अपना 543 में से 272 सीटें चाहिए, 272 प्लस। अब एक सरकार कितने मंत्री बना सकती है? 15% तो अब है, लेकिन इस टाइम पर कोई प्रावधान नहीं था। तो वो 7 बनाए, 10 बनाए, 50 बनाए, 100 बनाए, 200 बनाओ, चाहे सारे के सारे मंत्री बनो। और उस टाइम पर जो फिर राष्ट्रपति सारे तो अपना मंत्री परिषद से लिखण में इमरजेंसी, इतना इमरजेंसी खत्म हो लेगी, युद्ध खत्म हो लेगा, जिसके कारण वो लगानी चाहिए थी। इसलिए फिर इसमें से क्या करा? कैबिनेट मंत्रियों का ग्रुप अलग से निकालकर यही क्या करेगा? राष्ट्रपति। यह तो फिर 93वां संविधान संशोधन के तहत फिर क्या करा गया? अपना प्रावधान कराया गया, लोकसभा का 15% बंदे ही क्या बन सकते हैं? देश में मंत्री बन सकते, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गई क्या कुछ होता है। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। आर्टिकल जो है इसके अंदर वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 74, जो 74(1) जो है उसके बारे में यहां पर दे रखे हैं, दोनों मीडियम में सारी की सारी चीजें। तो ध्यान से सुनना भाई। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी, और इसी मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो कौन होगा भाई? देश का प्रधानमंत्री होगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मंत्री परिषद का वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में है? 74(1) में है, याद रखना, 74(1) में है। और यहां पर ध्यान में रखना, यहां पर प्रधानमंत्री जो है वो क्या होगा? मंत्री परिषद का हेड होगा। हेड प्रधानमंत्री होता है, चाहे मंत्रिमंडल हो चाहे मंत्री, सभी का हेड यही होगा, याद रखना। आगे क्या है? ये 2 संशोधन हुए थे, ध्यान से सुनना। इनमें क्या चीज थी? इसमें जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसमें कहा गया था वे राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए क्या होगा? बाध्यकारी होगा। माननी है, उसने कुछ भी कह दिया हो। ये मान लीजिए मेन रोल तो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री कुछ भी कह दे, राष्ट्रपति को वो बात क्या है? माननी ही माननी है। लेकिन मोरारजी देसाई ने फिर क्या करा? थोड़ा सा सुधार करा। फिर देश का पहला नागरिक है, ऐसा मजबूर तो मत करो, ठीक है। फिर एक संशोधन किया मोरारजी देसाई ने, उल्टे काम करे इंदिरा गांधी के, ठीक है। हाँ, वरना तो इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई एक ही पार्टी के हुआ करते थे, कांग्रेस के, ठीक है। हाँ, लेकिन मोरारजी देसाई को कभी प्रधानमंत्री पद दिया ही नहीं गया बेचारे को, ठीक है। फिर उसने कांग्रेस छोड़ी, फिर इलेक्शन लड़ा और फिर देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो याद रखना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री परिषद की सलाह को कितनी बार भाई? एक बार पुनर्विचार के लिए दोबारा से भेज सकता है। कितनी बार? एक बार। लेकिन दोबारा तो फिर भी राष्ट्रपति ने माननी पड़ेगी, वरना तो फिर राष्ट्रपति हैवी हो जाएगा। तो इसलिए याद रखना, 42वां संविधान संशोधन 1976 में राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, और 44वां संविधान संशोधन के अंदर क्या कर दिया गया था? वो। अब बात ये आती है आर्टिकल नंबर 74(2) क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 74(2), इसके बारे में आपने बात करनी है। 74(2) जो आर्टिकल है वो क्या कहता है? इसमें ये दे रखे हैं, जब भी मंत्री परिषद भारत के राष्ट्रपति को सलाह दे जा रही है, ठीक है, हाँ, तो वो सलाह जो है आपकी कभी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं की जा सकती। ये चीज आपने याद रखना। यानी जो भी एडवाइस दी गई है उसको कोर्ट में, यानी सुप्रीम कोर्ट ही सबसे बड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जाए, हाँ, दी जाएगी। इस बात का मतलब उसके ऊपर कोई बहस नहीं होगी,
ठीक है, ये कह दिया, चल भाई अपना ये कह देते हैं, प्रधानमंत्री कह देता है भाई संदीप को इलेक्शन कमीशन का हेड बनाइए, तो एक बार राष्ट्रपति कह सकता नहीं, इसको नहीं बना सकते, लेकिन दोबारा फिर वाद विवाद नहीं होगा। जब दोबारा सरकार ने प्रस्ताव कर दिया बनाना है तो इसी को बनाना है। बहुत दिन हो गए बेचारे को पढ़ाते हुए, ये तो यही बनना चाहिए इलेक्शन कमीशन का हेड है। हाँ, तो फिर वो जो दोबारा सलाह गई है ना, वो फिर माननी ही माननी पड़ेगी, उसके ऊपर कोई भी वाद विवाद नहीं होगा, इस बात को याद रखना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में, हाँ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते भाई, इसमें ये चीजें और वो चीजें, तो इस बात को याद रखना। आर्टिकल नंबर 74 जो 2 है उससे संबंधित हम बात करें तो 2 आर्टिकल आ गए आपकी, 74(1) और 74(2), दोनों आर्टिकल आपने अच्छे से याद रखने हैं। बस इसके अंदर क्या दे रखा है, मंत्री परिषद के बारे में ही दे रखा है। अब अगला आर्टिकल कौन सा था, 75। तो आपने सिर्फ 2 ही आर्टिकल पढ़ने हो रहे हैं, एक तो 74 और एक 75, इन्हीं के सब क्लोज हैं। बस इन दोनों में पूरा का पूरा प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद A to Z बातें इसी के अंदर हैं। तो देखिए आर्टिकल जो 75(1) है उसमें क्या कहता है भाई, जो प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट होगी वो कौन करेगा भाई, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री क्या होना चाहिए, बहुमत दल का हेड होना चाहिए, नेता होना चाहिए, वही याद रखना आपने। और उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, राष्ट्रपति। और जितने भी अन्य मंत्री होंगे उन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, इस बात को याद रखना। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे बड़ा मंत्री हो, चाहे छोटा कोई भी मंत्री हो, सभी मंत्रियों की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाएगी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, याद रखना। लेकिन जब प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति, सॉरी राष्ट्रपति जब मंत्रियों की नियुक्ति कर रहा है, उस टाइम पर जो एडवाइस ली जाएगी, सलाह ली जाएगी, वो किससे ली जाएगी, पीएम से। ठीक है, हाँ प्रधानमंत्री तो सत्ता दल का होगा सीधा, लेकिन जब किसको कौन सा मंत्री बनाना है, कौन सा डिपार्टमेंट देना है, वो कौन करेगा, अपना प्रधानमंत्री ही करेगा, इस बात को आपने याद रखना। उसके बाद अगला पॉइंट आता है फिर 75 का ही एक का फिर पार्ट आ जाता है, याद रखना। इसमें एक नया आर्टिकल अपने को ये जोड़ा गया, याद रखना। ठीक है, हाँ 75(1)(a) जिसको बोलेंगे। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ भाई, 91वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ, 2003 में। और इसमें कहा गया मंत्रियों की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए, जो हमारी लोकसभा है, क्या है भाई, लोकसभा, इस लोकसभा का 15% होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, 15%। इससे ज्यादा हमारे मंत्री नहीं हो सकते। यह बात संविधान में कब जोड़ी गई है, 2003 के अंदर। लोकसभा मतलब कौन सी, 543, और इस 543 का मैं क्या कर दूं, 15% निकाल दूं। ठीक है, हाँ तो आप 15% निकालोगे, 15 चाहिए 45, 4 15 चौके 60 और 4 64, 15 5 75 और 6 81। यानी आप एक कह सकते हैं एक सरकार मैक्सिमम प्रधानमंत्री सहित 82 मंत्री बना सकती है। कितने, 82। हालांकि सीट तो उसकी 272 से ज्यादा होनी है तभी सरकार बनेगी, लेकिन 272 में से मंत्री सिर्फ कितने बनेंगे, 82 है। 82 से ज्यादा मंत्री एक सरकार के अंदर नहीं बन सकते। फिर क्या किया गया, एक संशोधन फिर इसी के साथ ही कर दिया गया, 91वां संविधान संशोधन 2003 में ही। और देखिए पहला जो आर्टिकल जोड़ा गया वो कौन सा जोड़ा गया, तो 75(1)(a) जोड़ा गया, और फिर क्या जोड़ा गया, 75(1)(b) जोड़ा गया। ये 2 आर्टिकल कब जोड़े गए हैं, 2003 में। इसके अंदर क्या लिखा गया है, इसके अंदर ये लिखा गया है यदि कोई भी एमपी, क्योंकि लोकसभा में तो एमपी होगा, कोई भी एमपी दल बदल कानून के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। दल बदल कानून आप पढ़ चुके हैं, एमएलए बनने के बाद, एमपी बनने के बाद पार्टी बदल ली तो दल बदल कानून। यदि किसी भी एमपी पर दल बदल का कानून का आरोप लगा होगा तो वह कभी भी मंत्री नहीं बन सकता है। यह चीज भी अपने संविधान में जोड़ी गई है, जिसके ऊपर दल बदल कानून का। हालांकि बस अपने एग्जाम में जो है पीछे जो एसएससी पूछती है वो सिर्फ ये पूछेगी आपसे कि बताइए प्रधानमंत्री और मंत्रियों की अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये बात संविधान के कौन से आर्टिकल में, 75(1) में है।
बताइए एक सरकार में मंत्री परिषद में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो याद रखना लोकसभा का 15%। ये बात कब जोड़ी गई है? 91वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई है। बताइए इसके लिए नया आर्टिकल कौन सा आया था? 75(1)(a) आया था, इस बात को याद रखना। उसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 75(2) में क्या दे रखे हैं? कार्यकाल। और कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के अंतर्गत आता है। यह चीज अपन देखो यहां पर सारी की सारी चीजें याद रखना है। ये रहा अपॉइंटमेंट जो की जाएगी पीएम की, वो किसके द्वारा करी जाएगी? प्रेसिडेंट के द्वारा करी जाएगी, याद रखना। अन्य जो मिनिस्टर वो भी। और फिर अपना एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, कौन सा भाई? 75(1)(a) कब जोड़ा गया था? 2003 में। क्या बताया गया था? मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर कितने होंगे? लोकसभा का 15%, 15 जो परसेंट होंगे, ये बात याद रखनी है। उसके बाद क्या था? फिर 75 जो बी जोड़ा गया था, इसमें क्या कर क्या था भाई? जो दल बदल कानून के तहत आपका वो होगा। 75(2) में क्या दे रखा है? टेन्यूअर यानी कार्यकाल। और कार्यकाल किसके ऊपर डिपेंड करेगा? प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। ठीक है। हाँ, अभी लास्ट वाला ही समझा रहा हूं, टेंशन ना ले। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ 75(b) वाला। हाँ, इसमें यह है कि ये भी अपना 2003 में जोड़ा गया था। इसके अंदर क्या दे रखा है? यदि कोई एमपी है, लोकसभा में जो एमपी है, यदि वो दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता, सॉरी मंत्री नहीं बनाया जा, प्रधानमंत्री क्या मंत्री, हाँ मंत्री नहीं बनेगा वो। फिर जैसे एग्जांपल दे देता हूं, ये मान लीजिए अपना सरकार बीजेपी की आ गई और मैं एमपी चुना गया कांग्रेस से। क्या चुना गया? कांग्रेस से चुना गया। अब मैंने क्या कर लिया, ऊपर देखी सरकार, और मैंने क्या कर लिया, अपना बीजेपी ज्वाइन कर ली। ठीक है, तो फिर मैं क्या कर दिया जाऊंगा? अयोग्य घोषित कर जाऊंगा। अब मैं एमपी नहीं रहूंगा। लेकिन सरकार में क्या होता है भाई, मंत्री और प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है। यदि मान लो अब मैं संसद का सदस्य नहीं रहा, एमपी नहीं रहा, फिर भी मैं मंत्री बन सकता हूं, यानी एमपी बन सकता हूं, याद रखना। लेकिन मैं कितने दिन तक रहूंगा? फिर मैक्सिमम 6 महीने तक। और यदि मेरे को मान लीजिए मैंने वैसे त्याग पत्र दिया था, मैंने वैसे रिजाइन लेटर दे दिया, बीजेपी का था और मैंने रिजाइन लेटर दे दिया, ठीक है, फिर क्या करेगा भाई? जो बीजेपी के कैंडिडेट होगा, वो अध्यक्ष होगा, वो मेरे को अपना देश का कोई ना कोई मिनिस्टर बना सकता है। ठीक है, और अब मैं सदस्य तो नहीं था, मिनिस्टर बना दिया गया। अब मैं 6 महीने के अंदर क्या कर दूंगा? कहीं ना कहीं से अपना पद धारण कर लूंगा लोकसभा या राज्यसभा में। यदि मान लीजिए मेरे को दल बदल कानून के तहत क्या कर दिया गया था? हटाया गया था, तो फिर मैं 6 महीने के लिए भी मंत्री नहीं बन सकता। इस लाइन का मतलब ये है। आई बात सुन रही? हाँ हाँ, फिर तो बन सकता है, फिर तो वो पार्टी से जीत के आएगा, बीजेपी से ही आएगा। हाँ, फिर बन सकता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर मैं बनूंगा कैसे? कोई ना कोई पद तो खाली होगा, तभी जाकर मैं बनूंगा, वैसे नहीं होगा। आई समझ बात? अब इस कार्यकाल को समझ लीजिए, राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है। देखिए, राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है भाई? राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो देश का प्रधानमंत्री रह सकता है, और जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो देश का मंत्री रह सकता है। किसी भी वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड होता है। अब आप कहोगे भाई देश की राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू बीजेपी की है। और देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। इसकी तो फिर इच्छा कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि इच्छाएं तो असीमित होती हैं, सीधी सी बात है। ये तो चाहेगी मोदी ही प्रधानमंत्री रहे, लेकिन मोदी प्रधानमंत्री कितने साल रह सकता? 5, क्योंकि मोदी लोकसभा का भी सदस्य है और लोकसभा का कार्यकाल संविधान में दे रखा है, और वो दे रखा है 5 साल। यदि मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना है तो उसको सदस्य भी तो बनना पड़ेगा ना 5 साल के बाद। हाँ, ये चीज है यहां पर मैक्सिमम बात। यहां पर भी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक अपने पद पर वो बना रह सकता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं लिखकर क्या मैं प्रधानमंत्री 5 साल के लिए हो सकता, 2 साल के बाद बदलना पड़ जाए, 3 साल के बाद भी बदला जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 5 साल से ज्यादा तो फिर अपना बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी लोकसभा की जो मेंबरशिप है वो भी तो कैंसिल हो जाएगी 5 साल के बाद। तो इसलिए याद रखना, यदि वो राज्यसभा में तो 6 साल के बाद हो जाएगी।
तो यानी अधिकतम इच्छा कितनी हो जाएगी 6। तो यहां पर यही चीज दे रखी, यदि मान लीजिए मोदी जो है राज्यसभा का मेंबर होता तो कितने साल रहता प्रधानमंत्री, 6 साल रह सकता। और यदि मैं बात करूं वो लोकसभा में है तो कितने साल, 5 साल रहेगा। इस बात को याद रखना आपने, ठीक है, ये चीजें याद रखना है। लेकिन यहां पर वो 1 साल एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यहां पर जब इलेक्शन होंगे तो यहां पर सरकार भी किसकी आनी चाहिए, दोबारा से बीजेपी की आनी चाहिए, तभी वो 6 साल रहेगा, वरना उसको छोड़ना पड़ेगा, फिर देश का कौन बनेगा। तो यहां तो फिर इसलिए क्या कर रखे हैं, इच्छा अनुसार दे रखे हैं। जब तक चाहेगा राष्ट्रपति तब तक वो मंत्री रह सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसे बंदे कौन कौन होते हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत में आते हैं। एक तो देश का प्रधानमंत्री, और देश के जितने भी मंत्री हैं वो राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। उसके बाद एक होता है अटॉर्नी जनरल, नाम सुना होगा, महान्यायवादी। महान्यायवादी जो है जब तक भारत का राष्ट्रपति चाहेगा तब तक अपने पद पर बना रहेगा। संविधान में इनका कोई कार्यकाल नहीं होता असली में देखा जाए तो। उसके बाद आता है फिर गवर्नर यानी राज्यपाल। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल जब तक चाहे तब तक अपने पद पर, और राष्ट्रपति चाहे तब तक अपने पद पर। संविधान में ये सिर्फ 3 ही ऐसी पोस्ट हैं जो राष्ट्रपति चाहे तब तक बना, इसके अलावा सभी का कार्यकाल होता, किसी का 5 होगा, किसी का 6 होगा, किसी का 65 वर्ष रिटायर उम्र होगी, किसी की 62 होगी, XYZ जो भी होगा। लेकिन इन तीनों का संविधान में कोई कार्यकाल नहीं है, याद रखना इस चीज को ना। हाँ, बदलते क्यों हैं, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना संविधान में, 5 साल के बाद जब राष्ट्रपति बदल जाता तो फिर ये भी तो बदल नहीं। हाँ नहीं, उसका 65 वर्ष, हाँ 65 वर्ष की एज में वो क्या हो जाएगा, रिटायर। हाँ वो इसके कारण ही चल रहे हैं, 65 वर्ष के कारण। ये मान लीजिए आपका देखो यहां पर, यदि कोई हमारा CGI 57 साल की उम्र में बन जाता है, ठीक है, हाँ 57, तो उसको 3 ये और 5 ये कितने साल हो जाएंगे, 8 वर्ष हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 वर्ष तक वो देश का क्या रहेगा, CGI रहेगा। हाँ रह सकता है, हमारे वो थे आपके V भाई चंद्रचूड़ CGI थे, वो 7 साल तक देश के क्या रहे हैं, CGI रहे हैं। सबसे लॉन्ग टाइम पीरियड उन्हीं का है। और हाँ हाँ अब तो नया बन गया अपने सूर्यकांत है, हाँ, और ये अपने फिर 27 जनवरी के अंदर में सब थे। हाँ सूर्यकांत है, हाँ सूर्यकांत हरियाणा से ही है। हाँ हाँ सारे के सारे जाना। तो कहने बस आवाजें इधर देखो, तो आपने सिर्फ मैंने बता दिया 3, PM, मंत्री, मान्यवादी और राज्यपाल। ये सारे के सारे ऐसे पद हैं जो क्या हैं, बिना कार्यकाल के हैं, राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है जब तक वो चाहेगा। लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा कितनी है, 5, क्योंकि राष्ट्रपति भी तो 5 साल के लिए रहता है, ठीक है। हाँ ये मान लीजिए, आप इसको याद कैसे रखना है, प्रसाद पर्यंत लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रसाद पर्यंत। हम मंदिर में जाते हैं, प्रसाद लेकर जाते हैं, ठीक है, और आपने 5 रुपए का प्रसाद लिया है, और यदि अपने से कोई प्रसाद मांग रहा है तो आप कितना प्रसाद दे सकते हैं उसको, 5 का ही दे सकते हैं या 10 का दे सकते हो फिर, क्योंकि है ही 5 का अपने पास। हाँ तो इसलिए याद रखना आप, इसलिए राज्यपाल का कार्यकाल कितना पढ़ देते हैं, 5 वर्ष। मान्यवादी कितना पढ़ देते हैं, 5 वर्ष। प्रधानमंत्री कितना पढ़ देते हैं, 5, क्योंकि अगले के पास प्रसाद ही 5 वर्ष का है, सीधी सी बात है, ठीक है। हाँ तो यानी ये बदलेगा तो ये भी बदलेगा, सरकार बदलेगी, सब कुछ। अब सुन, अगला एक लास्ट पॉइंट और सुनिए ध्यान से। अब हमारा पास आता है राज्यपाल। राज्यपाल के पास भी एक ऐसा पद होता है जिसका नाम है एडवोकेट जनरल, जिसको बोलते हैं महाअधिवक्ता। इस महाधिवक्ता का भी कोई कार्यकाल नहीं होता है, जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक ये अपने पद पर रहेगा, न कि राष्ट्रपति, ठीक है। हाँ बाकिया में तो सारा राष्ट्रपति लिखा मैंने, लेकिन एक राज्यपाल का भी प्रसाद पर्यंत होता है। वो कौन होता है, एडवोकेट जनरल यानी महाअधिवक्ता।
इस बात को याद रखना। ओके चीजें, चलिए तो समझ में आ गया। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूछा जाए तो कितना होता है, आपको कोई कार्यकाल नहीं होता, वैसे कितना बोलते हैं पे 5 वर्ष बोलते हैं, लेकिन संविधान में इसका कोई कार्यकाल नहीं लिखा हुआ है। चलिए ये बात 75(2) के अंदर है। 75(2) के बाद हम बात करें अगला 75(3) आर्टिकल नंबर 75(3) में क्या दे रखा है, देखिए यहां पर जो मंत्री परिषद है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होगी, उत्तरदायी होगी, और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति, राष्ट्रपति। दोनों प्रश्न एग्जाम में आते हैं, खासकर सीधा प्रश्न पूछा जाएगा जो हमारे देश की मंत्री परिषद होती है, जितने भी मंत्री होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा। उत्तरदायी का मतलब ये समझ लीजिए उत्तर देने के लिए, यानी लोकसभा में यदि कोई प्रश्न उठेगा तो उसका उत्तर कौन देगी, मंत्री परिषद देगी, याद रखना। तो मंत्री परिषद ने अपना सारा का सारा काम कहां करना होता है, लोकसभा में करना होता है। लोकसभा के अंदर जो जवाबदेही होगी, जो आंसर होंगे वह कौन देगी भाई, मंत्री परिषद ही देगी, याद रखना। और व्यक्तिगत रूप से आप बात करें तो ये पर्सनल यदि आपसे पूछा जाए तो वो क्या होगा आपका, वो याद रखना राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है। लेकिन पेपर में ये लाइन अच्छे से आती है। आर्टिकल नंबर देखो 75(1) में तो क्या दे रखा है, अपॉइंटमेंट दे रखी है। 75(2) में क्या दे रखा है, टेन्योर यानी कार्यकाल। और 75(3) में क्या दे रखा है आपका, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से होगी उत्तरदायी। अच्छा 75(4) में क्या दे रखा है, 75(4) में दे रखा है भाई क्या, शपथ यानी ओथ के बारे में दे रखा है, ठीक है। हाँ तो ओथ के बारे में यदि आपसे पूछा जाए, शपथ वह संविधान के कौन से आर्टिकल, मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है, कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट। और पीएम को कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट। यानी सभी को शपथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट ही दिलाता है, याद रखना। और सारे अपना त्यागपत्र भी किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को। तो ये याद रखना आपने। तो आर्टिकल 74(4) में क्या दे रखा भाई, शपथ। अब हम बात करते हैं 75(5) क्या कहता है। आर्टिकल 75(5) में दे रखा है भाई जो भी हमारा पीएम बनेगा और जो भी हमारा मंत्री बनेगा वो मंत्री क्या होना चाहिए, संसद का सदस्य, संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। यानी वो बंदा या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा किसी एक में से क्या होना चाहिए, वो सदस्य होना कंपलसरी है, याद रखना। यदि वो सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसको क्या होनी चाहिए, सदस्यता लेनी होगी। 6 महीने के अंदर वो सदस्यता लेनी होगी, इस बात को याद रखना। यदि वो हमारा सदस्य नहीं है तो 6 महीने में, यदि देश का प्रधानमंत्री बनना हो या फिर मंत्री बनना हो, यदि वह चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा कहीं पर हो, सदस्य कहीं हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बहुमत का होना चाहिए लोकसभा में, यह बात ध्यान रखना। और 6 महीने के अंदर क्या होनी चाहिए भाई, सदस्यता लेनी होगी। अगली बात यहां पर आती है, 2 देश के ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं, एक का नाम है पीवी नरसिम्हा राव और दूसरे का नाम है एचडी देवगौड़ा। पीवी नरसिम्हा राव 1991 में देश के प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी के बाद, और 1996 में कौन थे, एचडी देवगौड़ा। ये ऐसे 2 प्रधानमंत्री हैं, जिस दिन ये प्रधानमंत्री बने थे ये संसद के सदस्य नहीं थे, इनकी सदस्यता 6 महीने के अंदर ली थी। और याद रखना पीवी नरसिम्हा राव ने क्या करा था, आंध्र प्रदेश से क्या करा था, लोकसभा का चुनाव जीता और फिर ये देश के प्रधानमंत्री कंटिन्यू रहे। और एचडी देवगौड़ा जो है ये कर्नाटक की राज्यसभा से क्या बने, मेंबर के रूप में संसद के अंदर पहुंचे, और संसद में पहुंचना जरूरी है, तो ये याद रखना। ऐसे कितने प्रधानमंत्री थे जिस दिन प्रधानमंत्री की शपथ ली वो संसद के सदस्य नहीं थे, वो 2 थे, ठीक है। ये पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हुआ करते थे उस टाइम पर, याद रखना। कौन कौन, पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवगौड़ा, ठीक है। ये बाद में क्या बने हैं, बने ये आंध्र प्रदेश से फिर क्या बने, एमपी बने, और ये कहां से, कर्नाटक से एमपी बने। और एमपी ही देश का क्या रह सकता है, प्रधानमंत्री रह सकता है। एमपी होना जरूरी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस चीज को याद रखना। उसके बाद भाई आर्टिकल नंबर जो 75(6) है उसमें क्या दे रखा है, मंत्री परिषद के वेतन और भत्तों के बारे। इनको जो सैलरी दी जाएगी वो सैलरी का निर्धारण कौन करेगी, हमारी पार्लियामेंट करेगी, संसद करेगी, ठीक है। हाँ एमपी आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी की फुल फॉर्म क्या आती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और
पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा। चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में, दोनों में एमपी ही बोला जाता है। राज्य सदन में अलग अलग होता है, ठीक है, एक एमएलए होता है, एक एमएलसी होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन यहां पर एक ही होता है, एमपी ही बोलते हैं, इसको याद रखना। एमएलए राज्यों में होता है, ठीक है। हाँ, आप सिर्फ देश की बात कर रहे हैं, एक बार एमपी। तो एमपी के बारे में याद रखना, चाहे वो लोकसभा। हाँ, आर्टिकल 75 6 में क्या दे रखा है? इनका वेतन दे रखा है। अब सुनना ध्यान से, यहां पर बताइए मेरे को, आर्टिकल 75 1 में क्या दे रखा है? नियुक्ति। क्या दे रखा है? नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। 75 2 में क्या दे रखा है? 2 के अंदर आप बताइए, आर्टिकल नंबर 75 2 में दे रखे हैं आपका क्या? कार्यकाल। क्या दे रखे हैं? कार्यकाल। 75 3 में क्या दे रखे हैं? देखो आप, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। उसके बाद हम बात करें 75 4 में क्या दे रखे हैं? शपथ। और 75 5 में क्या दे रखे हैं? योग्यता। और 75 6 में क्या दे रखे हैं? वेतन और भत्ते। ये पॉइंट आपने ध्यान रखने। चलो, यह चीज अपन सारी लिखी हुई है। यह आर्टिकल अभी तक 74 1 में क्या पढ़ा था? मंत्री परिषद के बारे में। 74 2 में क्या है भाई? सलाह जो है वो आपकी विवाद योग्य नहीं होगी, ठीक है। 75 1 में नियुक्ति। 75 ये फिर आपके नए पार्ट जोड़े गए थे, मंत्रियों की संख्या, दल बदल कानून। फिर 75 2 में आपका यह कार्यकाल। 3 में सामूहिक रूप से। 4 में अपन याद रखना है सारी की सारी बातें यहाँ पर, शपथ। 5 में योग्यता। 6 में ये चीजें, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने। अब हम चलते हैं इसमें आगे की तरफ। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या फर्क होता है उसके ऊपर आप चर्चा करें। बस 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, बाद में ये चीजें करते हैं। अपन ने जो बात करी थी वो अभी यहाँ पर जो करा, आर्टिकल 74 और 75 जो है वो पूरा डिटेल से पढ़ लिया अपन ने, कहाँ क्या कुछ है उसके बारे में। अब चलते हम आगे की तरफ। यहाँ पर जो अपन अभी पढ़ा, एक तो होता है, देखिए ध्यान से सुनना, मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल मैंने बताया ये संविधान में बाद में जुड़ा है। और एक होता है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, तो ध्यान से सुनना, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद ये 2 चीजें आपने अच्छे से पता होना चाहिए। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या होता है? जितने भी हमारे मिनिस्टर होते हैं, सभी मंत्रियों का जो ग्रुप होगा, ऑल मिनिस्टर, सभी मंत्रियों का जो समूह होगा, उसी को आप क्या बोलते हैं भाई? मंत्री परिषद बोलते हैं, याद रखना। और मंत्री थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूं, बाकी अगली स्लाइड में है। एक तो होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता स्टेट मंत्री, राज्य मंत्री, और एक होता डिप्टी यानी उप मंत्री। 3 प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं? मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। पूरे डिटेल से इनकी चर्चा भी करेंगे। ऐसे ये तीनों प्रकार के जो मंत्री, इन तीनों को यदि जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? मंत्री परिषद। लेकिन इनमें से सिर्फ ऊपर वालों को जोड़ें तो वो क्या कहलाता? आपका मंत्रिमंडल। तो एक तो मंत्री परिषद, एक मंत्रिमंडल। कुछ और भी मंत्रिमंडल होते हैं हमारी संसद में, तो सुनना ध्यान से। एक होता है आपका यहाँ पर किचन कैबिनेट, यानी किचन मंत्रिमंडल जिसको आप बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है भाई? आंतरिक मंत्रिमंडल भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसका मतलब क्या होता है? इसमें ये नहीं कि सारे मंत्री वगैरह जोड़े जाते हैं। इसमें एक तो प्रधानमंत्री खुद होता है, और 2-4 उसके फेवरेट जो मंत्री हैं वो, और 1-2 उनके जो रिश्तेदार होते हैं। रिश्तेदार का मतलब कोई बढ़िया सा बंदा जो ना तो चुनाव जीता, तो चुनाव तो लड़ा था लेकिन बेचारा जीत नहीं पाया, तो यहाँ मंत्री तो नहीं बन पाएगा, और उनका एक ग्रुप बन जाता है। उसी ग्रुप को आप क्या बोलते हैं? किचन कैबिनेट बोलते हैं, याद रखना। जैसे ये सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी का टेम्पो हुआ करता था, ठीक है। हाँ, अपने यदि मैं बात करूँ हरियाणा से चौधरी देवीलाल हो गए, इनके बड़े वो शंकर दयाल शर्मा जो अपन पढ़े, वो उन सभी के बारे में याद रखना। इसमें क्या होता है याद रखना, किचन कैबिनेट में एक तो पीएम होता है, यदि कोई खास मंत्री है उस मंत्री को शामिल कर लेते हैं। और 1-2 आपके क्या होते हैं? अन्य जो बंदे जो संसद के सदस्य ही नहीं है, ठीक है। हाँ, हालांकि वो उनसे बस राय लेने के लिए। अब जैसे मैं बात करूं बीजेपी है, बीजेपी के अध्यक्ष है जेपी नड्डा, जयप्रकाश नड्डा। अब की बार तो जयप्रकाश नड्डा मान लो चुनाव जीत गए थे, अब मंत्री भी बना दिए गए हैं। पिछली बार तो नहीं थे, मंत्री नहीं थे वो, ठीक है। तो उसको कहाँ शामिल कर लेंगे? वो किचन कैबिनेट में शामिल कर लेंगे, ठीक है भाई। जब राय, क्योंकि अध्यक्ष का तो होना जरूरी है पार्टी के अंदर,
उसमें मंत्री हैं। तो यानी किचन कैबिनेट। अब प्रश्न ये पूछाता है भाई ये किचन कैबिनेट वाला कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट ये कहां से आया था? ये यूएसए का एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, कौन? जॉन केनेडी। जॉन केनेडी जो है उसने दुनिया के अंदर सबसे पहले किचन कैबिनेट जो है ये ग्रुप लेकर, ये शब्द लेकर आए थे, याद रखना। हालांकि इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। इसमें कोई भी हो सकता है, इस चीज को याद रखना। दूसरी बात आती है, ये आपका एसएससी के अंदर पूछा हुआ है, ये बड़ा, इसका अपन पता भी होना चाहिए कई बार, लेकिन याद रखना शैडो कैबिनेट जिसको बोलते हैं यहाँ पे, यानी छाया मंत्रिमंडल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? छाया मंत्रिमंडल। इस कैबिनेट की जगह में मंत्रिमंडल शब्द यूज कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैबिनेट का मतलब ही मंत्रिमंडल होता है, याद रखना। तो छाया मंत्रिमंडल जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? ब्रिटेन के अंदर हुई थी 2004 में। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, यह जो छाया मंत्रिमंडल है ये किसके द्वारा बनाया जाता है? ओपोजिट जो पार्टी होती है, याद रखना, तो यानी विपक्ष के द्वारा बनाया जाता है। ये मान लीजिए अपना बीजेपी की सरकार है, राहुल गांधी भी है, 99 सीट लेकर आ रहे हैं, वो क्या कर लेते हैं, 4-5 बंदे अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, और वो क्या करेंगे, कभी अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे, कभी कुछ ले आएंगे अपने। तो ये भी है संविधान में ध्यान में रखना। जो बजट है, बजट बताइए कौन देकर आता है? बजट, हाँ, जो भी अपना वित्त मंत्री होता है, यानी जो रूरल पार्टी है, जो सरकार है, एक बजट अपना क्या करती, विपक्ष पार्टी भी बना लेती कई बार, ठीक है। यदि विपक्ष पार्टी, अपोजिट पार्टी ने बजट बना दिया और वो बजट यदि हमारी लोकसभा और राज्यसभा में पारित भी हो गया, तो जो मौजूदा सरकार है वो नहीं रहेगी फिर, क्योंकि विपक्ष का हो गया। इसका मतलब आपका यहाँ पर बहुमत नहीं, वो नहीं है, ठीक है, वो नहीं चाहते हैं। इसलिए याद रखना विपक्ष के द्वारा भी क्या बनाया जाता, जो भाई पक्ष जो पार्टी उसे सवाल जवाब करेगी, ठीक है, 5-7 लीडर जो होते हैं ना, वो विपक्ष के वो क्या बना लेते हैं, अपना एक मंत्रिमंडल बना लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं आप? छाया मंत्रिमंडल। प्रश्न किस तरह आने हैं आपके, बताइए। मंत्री परिषद क्या होता है? सभी मंत्रियों के समूह को क्या बोलेंगे? मंत्री परिषद। मंत्रिमंडल क्या होता है? कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल। किचन कैबिनेट या किचन मंत्रिमंडल क्या होता है? जिसमें प्रधानमंत्री और उसके कुछ रिश्तेदारों का ग्रुप होता है, ठीक है। बताइए छाया मंत्रिमंडल क्या होता है? विपक्ष के द्वारा बनाया गया मंत्रिमंडल को छाया मंत्रिमंडल कहते हैं। इसके अलावा कोई भी आपसे मंत्रिमंडल नहीं। मंत्री परिषद एक इस बार है, बाकी सारे के साथ मंत्रिमंडल शब्द यूज करना है, ओके। तो इस बात को आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर, देश जब 1947 में आज़ाद हुआ था, उस टाइम पर जो पहला मिनिस्टर ऑफ काउंसिल अपनी बनी थी, उसमें टोटल कितने मंत्री बने थे भाई? 36 मंत्री बने थे। कितने? 36। आज अपने पास 73 मंत्री हैं, याद रखना, वर्तमान सरकार। लेकिन पहली जो सरकार थी अपनी बनी थी, और आजादी से पहले एक सरकार थी जिसे बोलते अंतरिम सरकार, उसमें कितने मंत्री थे? 15 के तो नाम भी पढ़ाए थे मैंने, कितने मंत्री थे? 15 मंत्री थे। लेकिन याद रखना, यह चीज आपने अच्छे से याद रखना है, यह सारी चीज इंग्लिश में भी है। यानी जो पहली हमारी जो मिनिस्टर थी, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल थी, उसमें टोटल कितने मंत्री थे? 36। कितने मंत्री हो सकते थे? कितने भी हो, 2003 से पहले तो कोई सिस्टम ही नहीं था, ठीक है, लेकिन पहले में हमारे 36। प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि बताइए हमारे पहले लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री कौन थे? तो कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद हमारा जो पहला मंत्रिमंडल मंत्री परिषद बनी थी, मंत्री परिषद। इस मंत्री परिषद में आपसे मैं 3-4 पॉइंट यहां पर बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपसे पूछ लिया जाए हमारा जो पहला मंत्रिमंडल था, इसमें टोटल मंत्री कितने थे? बताइए, 36। आपसे प्रश्न पूछा जाए हमारे कानून मंत्री कौन थे? कानून मंत्री तो BR अंबेडकर। आपसे पूछ लिया जाता है, इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट है, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री कौन थे? हाँ जी, वेरी गुड, कौन थे? सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई जो पटेल साहब थे वो हमारे गृह मंत्री हुआ करते थे। 2 मिनिस्टर खासकर पेपर में पूछे जाते हैं, हालांकि आपको पूछ में नोट्स के अंदर पहला जो मंत्रिमंडल वो सारा लिख दिया जाएगा, और जो एट प्रेजेंट है वो भी। एक बार ये 2 अच्छे से याद रखना जो बार बार रिपीट होते हैं। अब कुछ एक और इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ध्यान से सुनना।
पहली वोमेन, पहली महिला जो मंत्री थी, महिला मंत्री थी, वो कौन थी भाई? रानी अमृता कौर। क्या नाम था इसका? रानी अमृता कौर, याद रखना। तो प्रश्न पूछा जाए देश की पहली महिला मंत्री कौन थी? रानी अमृता कौर। इसके पास डिपार्टमेंट कौन सा था? वेरी गुड, शाबाश। क्या था? हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री। क्या थी भाई? स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर थी। कोई बता सकता है वर्तमान में हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? हाँ ना, चेंज हो चुके हैं। वो कहाँ है? मनसुख मांडविया नहीं है। बताइए कौन है वर्तमान में? पक्की बात है? हाँ, चलिए ऑप्शन सुनिए। पहला आपका यहां पर धर्मेंद्र प्रधान, गलत है फिर भी। हाँ, हाँ, आवाज नहीं। उसके बाद आवाज नहीं, अर्जुन मेघवाल। तीसरा आपका किरण रिजिजू। अनुराग ठाकुर। ठीक है, नन ऑफ दिस। बताइए। हाँ, अनुराग ठाकुर, शाबाश। और इस साइड से बताइए कौन है हेल्थ मिनिस्टर? हाँ, तो याद रखना भाई, अपने पेपर में एक ऑप्शन दिया जाता है नन ऑफ दिस, कभी कभी वो भी उत्तर हो सकता है। जरूरी नहीं कि दिए हुए ऑप्शन ही आपके सही हो, उन्हीं में से छांटना जरूरी है। और इसके लिए क्या होना चाहिए? दिल में अपना जोश होना चाहिए नन ऑफ दिस को देने के लिए। ठीक है, हाँ, वरना ये उत्तर भी एक टैलेंट वाला ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, हाँ, जयप्रकाश जो नड्डा है वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, जेपी नड्डा। धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, हाँ, अनुराग ठाकुर जो हैं वो हमारे शायद अब खेल मंत्री हैं, ये कानून मंत्री हैं। हाँ, चेंज हो चुके अभी ये। हाँ हाँ, अब ये चेंज हो गए। हाँ, ये सारे जो वर्तमान का जो चेंज होगा, तो यानी अब सुनो ध्यान से। आपका प्रश्न पूछा जाए देश की पहली केंद्रीय महिला सेंट्रल मिनिस्टर कौन थी भाई? रानी अमृता कौर। इसका नाम आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। आगे यदि मैं बात करूं, अगला नाम, सर्वाधिक समय तक अपने जो मंत्री रहे हैं वो कौन रहे हैं भाई? जगजीवन राम। जगजीवन राम हमारी केंद्र सरकार के अंदर 32 साल तक, यानी लगभग आप मान लीजिए 6 सरकारों में, ठीक है, 6-7 सरकार होगी, तो यानी मंत्री के पद पर रहे हैं जगजीवन। अलग अलग मिनिस्टर के रूप में काम करे हैं। बस आपसे पूछा जाए लंबे समय तक हमारे देश के मंत्री कौन रहे हैं आज तक, तो वो रहे हैं इस बाबू जगजीवन, बाबू जगजीवन राम। और एक तो बाबू होता और एक बापू। बापू कौन था? महात्मा गांधी थे। बाबू जगजीवन राम, इसी की बेटी कौन थी? मीरा कुमारी। और हाँ, मीरा कुमारी जो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। चलिए आपसे पूछा जाए अब तक की मैं बात करूं, सबसे कम समय के लिए हमारे जो मंत्री रहे हैं वो कौन रहे हैं? HR खन्ना साहब रहे हैं। कौन रहे हैं भाई? HR खन्ना। ठीक है, हाँ, HR खन्ना जो है 1979 में मात्र लगभग आपके ये 17 दिन के लिए बने थे। ठीक है, हाँ, तो ये चीज याद रखना। पहला ऐसा मंत्री बताइए जिसने रिजाइन लेटर दिया था, वो कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इन्होंने रिजाइन लेटर दिया था 1950 में। 1950 में उद्योग मिनिस्टर थे हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देश का पहला मंत्री है जिसने त्याग पत्र दिया था। देश का पहला राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री तो कौन होगा? मोरारजी देसाई। लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूं? मंत्री की। राष्ट्रपति अपन पढ़े ये VV गिरी साहब। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और इसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से भारत में एक पोर्ट भी है। कोई बता सकता वो पोर्ट किस स्टेट में है? नहीं है। हाँ, पोर्ट है, यानी आपकी बंदरगाह जिसको बोल। हाँ, गुजरात में तो कांडला है। कांडला है, एक दहेज है। उसी कांडला को पंडित दीनदयाल बंदरगाह भी बोलते हैं। हाँ,
हाँ, कौन सी है? कलकत्ता। जो कलकत्ता हल्दिया बंदरगाह, उसका नया नाम क्या बदल दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। इसका नया नाम है, जो कलकत्ता वाली पढ़ते ना पे, उस कलकत्ता का नया नाम बदल गया। ठीक है, जैसे जवाहरलाल नेहरू भी नया नाम बदला गया है, नाहवा सेवा जो बंदरगाह थी महाराष्ट्र के अंदर। चलिए बस इतनी। जब भी आपका मुखर्जी शब्द आ जाए या चक्रवर्ती शब्द आ जाए, ठीक है, बनर्जी शब्द आ जाए, ये सारे के सारे बंगाल के ही मिलेंगे, साउथ के नहीं, बंगाल के। और बंगाल पूर्व में है, साउथ में नहीं है, ये भी बताना चाहिए। जैसे मिथुन चक्रवर्ती सुनिया होगा, एक्शन वाला। हाँ, तो मिथुन चक्रवर्ती कहाँ से बिलोंग करते हैं? वही। उसके बाद आपसे पूछा जाए भाई, और भी अपने बहुत सारे, जैसे WC बनर्जी का नाम सुना होगा, कांग्रेस के पहले क्या थे? चेयरमैन, अध्यक्ष थे। वो भी कहाँ से थे? बंगाल से ही थे। हाँ, तो देखिए पहला जो त्याग पत्र, ठीक है। हाँ, उसके बाद और कौन है भाई बंगाल से? हाँ, चलिए, एक आपने नाम सुना भी होगा, इसका नाम भी तो सुना होगा, हैं? हाँ, एक और बबीता है जो जेठालाल के नाटक में आती है, आती है ना? हाँ। हाँ, वो भी कोलकाता से है, वैसे कहीं से हो, लेकिन नाटक में वो कोलकाता से दिखाई गई है। ठीक है। हाँ, तो ये याद रखना। वो भी फिर इसको आप जानते ही हो, अय्यर साहब की पत्नी है। बाकी जेठालाल का रोल आप बीच में देखते ही हैं। हाँ, तो हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो आ जाओ, अपने लाइन पे आ जाओ। हाँ, छोड़ो बबीता को। पहला त्याग पत्र किसने? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 1950 में। उसके बाद आता है यहाँ पर, पहली बार द्विस्तरीय मंत्री परिषद का गठन भारत के किस प्रधानमंत्री ने करा था? मोरारजी देसाई ने। ठीक है। हाँ, द्विस्तरीय यानी पहला क्या कर दें, जो अपनी सरकार बनती थी, याद रखना, उसमें क्या होता था? एक तो प्रधानमंत्री होता था, और फिर बाकी सारे क्या होते थे? मंत्री। और उन उतने ही मंत्री बनाए जाते थे, 10, 15, 20, 25, जिनको क्या किया जाता था? मेन मेन मंत्रालय दिया जाता था, मिनिस्ट्री दी जाती थी। और फिर अपना क्या हुआ था? द्विस्तरीय जो सिस्टम है, एक मंत्रिमंडल और एक आपका मंत्री परिषद। क्योंकि मोरारजी देसाई 44वां संशोधन से ही अपनी चीजें बनना स्टार्ट हुई थी, तो द्विस्तरीय मंत्री परिषद का गठन भी यहां पर, जिसमें कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री शामिल करे गए थे, यानी उप मंत्री नहीं हुआ करते थे। ठीक है, सिर्फ 2 टाइप के मंत्रियों को शामिल कराया, फिर अपना उप मंत्री भी बनने लगे थे इसके बाद। तो पहला ये, लेकिन शुरू में यही होता था, सिर्फ कैबिनेट प्लस में PM होता था, फिर कैबिनेट, PM और फिर राज्य मंत्री आए, फिर अपना उप मंत्री का। अच्छा, ऐसे पहले मंत्री बताइए, जो मंत्री तो बना था लेकिन उसको कोई डिपार्टमेंट ही नहीं दिया गया था। ठीक है। हाँ, ये याद रखना, नी विभाग का मतलब कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया गया था। M गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, शपथ दिलाई दी गई थी, क्योंकि जब आप शपथ देखते भी होगे, जब शपथ दिलाई जाती है उस टाइम पर नहीं बताया जाता भाई मैं गृह मंत्री पद की शपथ लेता हूं, वो सिर्फ क्या कहता है? मैं कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में शपथ लेता हूं। और मिनिस्ट्री कौन देगा? वो देगा प्रधानमंत्री। किसको कौन सी देगा वो अलग चीज होता है। ठीक है। हाँ, सिर्फ वो क्या करेंगे, वो जैसे भाई मान लो 40 बंदे हैं, 40 में से क्या करेंगे, उसमें से मान लो 20 बंदे कहेंगे मैं कैबिनेट मंत्री पद धारण, 20 के 20 अपना कैबिनेट मंत्री का पद के रूप में। लेकिन वो न्यू नहीं बताऊंगे भाई मैं रक्षा मंत्री का पद ले रहा हूं, मैं गृह उसका मंत्री का ले रहा हूं, मैं आपका विदेश मंत्रालय ले रहा हूं, ये बाद में बांटे जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। तो M गोपाल स्वामी अयंगर के साथ यही थी, शपथ तो ले ली, डिपार्टमेंट मिला ही नहीं। हाँ, उसके बाद भाई जब भी हमारी मंत्री परिषद, ध्यान से सुनना, मंत्री परिषद की बैठक होती, गणपूर्ति का मतलब कोरम। ठीक है। हाँ, ये चीज याद रखना, कोरम यानी गणपूर्ति। तो गणपूर्ति कोई जरूरी नहीं है। मतलब क्या होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, लोकसभा, लोकसभा में कितनी सीट है भाई? 543। और लोकसभा में जो गणपूर्ति का कॉन्सेप्ट है वो 1/10 है। इसका मतलब क्या है भाई, अपना जब तक हमारी लोकसभा के अंदर 55 मेंबर नहीं आएंगे, तब तक लोकसभा में कोई कार्रवाई नहीं होगी। जैसे मान लो अपना इस कमरे में है, इस कमरे में यदि 2 बच्चे नहीं बैठेंगे तब तक क्लास चालू नहीं होगी। कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। कहने का मतलब ये है, फिर से अपना कितने भी हो,
ठीक है, तो कम से कम 2 होने जरूरी हैं, वह चीज है। लेकिन जब अपनी मंत्री परिषद की मीटिंग होती है, लोकसभा में तो क्या है, 55 का कॉन्सेप्ट है, मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद में मैक्सिमम मंत्री कितने बन सकते हैं अपने, 82। पूरा कोई जरूरत को नहीं, एक मंत्री आज जो उससे भी काम उसका है, 2 आओ 3 आओ 10 आओ, यानी अपना लोकसभा राज्यसभा में तो क्या होता है, गणपूर्ति होती है, लेकिन मंत्री परिषद में कोई नहीं। ठीक है, जरूरी को नहीं सारे मंत्रियों का उपस्थित होना जरूरी है, 10 जने आने जरूरी है, 2 आते भी काम चल जाएगा, 10 आते भी चल जाएगी, इसका मतलब ये है, ये बातें आपने ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ भाई, कोई भी कोरम जो है, नो कोरम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग के अंदर कोई भी जरूरत नहीं होती है, इस बात को आपने याद रखना। पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे, भीमराव अंबेडकर, वोमेन कौन थी, अमृता कौर, लॉन्गेस्ट सर्विस जो मिनिस्टर है वो कौन है, जगजीवन राम, और शॉर्ट टाइम के लिए कौन थे, HR जो खन्ना है, वो याद रखना है। और पहला जो रिजाइन लेटर दिया था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, याद रखना। फर्स्ट 2 टायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो थे वो किसने, मोरारजी देसाई। कौन कौन से थे, कैबिनेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट। उसके बाद आपने याद रखना, पहला ऐसा जिसको कोई भी अपना डिपार्टमेंट नहीं दिया गया था वो कौन थे, गोपाल स्वामी अय्यर थे, और कोर्रम की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं होती। ठीक है, ओके रिपोर्ट। चलिए अब हम बात करते आगे। अच्छा, ये आगे आपके उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री नाम आगे, फिर प्रधानमंत्री नाम आगे, पहले इन्हें पढ़ लेते आप। तो देखिए, एक तो होता है प्रधानमंत्री, एक होता है उप प्रधानमंत्री, और एक होता है आपका कार्यवाहक। ये ऐसे हैं जिनका संविधान में कोई जिक्र नहीं है, बस खासकर पेपर में कभी कभी पूछ लेता है, बताइए देश के उप प्रधानमंत्री कौन, पहला कौन सा है। ठीक है, हाँ, और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए लास्ट कौन थे, उसके बाद कोई नहीं बना था, याद रखना। बाकी एक ऐसे थे जो 2 बार बन चुके थे, वो याद रखना। पहले हम बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा जाए देश का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस टाइम पर देश के प्रधानमंत्री कौन थे, यानी ये तो उप प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे 1950 में। कई बार आपने सुना होगा 1950 में फिर इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और आपने एक वैसे सुना भी होगा कहावत के रूप में, यदि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन होता, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो भारत का नक्शा ही कुछ और होता। ठीक है, हाँ, तो यानी देश का प्रधानमंत्री कौन होता, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जनता में बड़ा अच्छा वो था इनका। ठीक है, तो ये यदि प्रधानमंत्री पद यानी इलेक्शन में खड़े होते, इलेक्शन भारत में पहली बार कब हुए, 1951-52 में है, 50 में इनकी डेथ हो ली थी, इसलिए नेहरू को ही देश का प्रधानमंत्री बनना ही था, ये चीज याद रखना है। वरना ये याद रखना 1947 से 50, बाकी वो अन्य तथ्य हैं, उनका अपन कोई मतलब नहीं है, अपन ये था। तो देश का पहला उप प्रधानमंत्री, वाइस प्राइम मिनिस्टर आपसे पूछा जाए तो कौन थे भाई, तो वो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल 1947। उसके बाद दूसरे कौन बने थे भाई, मोरारजी देसाई बने थे, याद रखना, जो आगे जाकर देश का प्रधानमंत्री भी बना था। और उस टाइम पर देश की प्रधानमंत्री कौन आया कर दी, इंदिरा गांधी। जब खुद मोरारजी देसाई देश का प्रधानमंत्री बना, इसके टाइम पर कौन था भाई, वो याद रखना, जगजीवन राम, वही जो अपने लंबे समय तक क्या रहे थे, मंत्री भी रह लिए, 32 साल थे। चौधरी चरण सिंह का नाम याद रखना है आपने, और चौधरी चरण सिंह जो हैं वो याद रखना भाई, मोरारजी देसाई उस टाइम पर क्या थे, देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इस बात को याद रखना, 1969। उसके बाद तो यानी आप एक कह सकते हैं मोरारजी देसाई जो थे ना, मोरारजी देसाई के समय भारत के 2 उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कितने भाई, 2 उप प्रधानमंत्री। ठीक है, 2 उप प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई की सरकार में 2 उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे। लेकिन प्रश्न ये पूछा जाए ऐसा कौन सा उप प्रधानमंत्री था जो 2 बार बना, वो था चौधरी देवीलाल, ये 2 बार बना था। ठीक है, हाँ, दोनों प्रश्न अलग अलग है, ध्यान से सुनना। पहला क्या कह रहा हूं मैं, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिसके समय 2 उप प्रधानमंत्री थे, तो याद रखना मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के समय कौन कौन थे, जगजीवन राम भी था और चौधरी चरण सिंह भी था। ठीक है, हाँ, उसके बाद देखिए यशवंत राव चौहान जो थे
चौहान, वो आपने याद रखना किसके टाइम पर बने थे भाई? चौधरी चरण सिंह के टाइम पर। मैं ये दोबारा से आपके क्या कर देता हूँ, यहाँ पर प्रधानमंत्री लिख देता हूँ और उप प्रधानमंत्री, ताकि आपने कोई दिक्कत ना आए। बाकी नोट्स में बिल्कुल अलग तरीके से दिखेगी। इस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इस टाइम पर ये जो घोड़ेदारे में कर रहा हूं ये सारे प्रधानमंत्री हैं, याद रखना। मोरारजी देसाई किसके टाइम पर थे भाई? वो इंदिरा गांधी के टाइम पर। देश की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह जो थे वो याद रखना किसके टाइम पर थे? मोरारजी देसाई के टाइम पर। यशवंत राव जो याद रखना वो किसके टाइम पर थे भाई? चौधरी चरण सिंह, ये भी देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चौधरी देवीलाल जो है वो किसके टाइम पर हुआ करते थे? वीपी सिंह के टाइम पर हुआ करते थे, याद रखना। और लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस टाइम पर थे। तो यानी आपने याद रखना है देश के जो उप प्रधानमंत्री के रूप में काम कर चुके वो टोटल 7 के 7 नाम। ठीक है, हाँ। हालांकि कई बार 8 बोल देता तो चौधरी देवीलाल 2 बार बने थे, काउंट तो एक बार ही है। नाम के हिसाब से याद रखना ये देश के उप प्रधानमंत्री है। आपने याद कौन सा रखना? एक तो वल्लभ भाई पटेल का नाम अच्छे से याद रख लेना, और एक लाल कृष्ण आडवाणी जो लास्ट में बने हैं। बाकी सारी की सारी बातें मैंने बता दी है कौन कौन देश के प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। यह तो हो गया, हर स्लाइड में मैंने आपको यहाँ पर राष्ट्रपति का भी बताया था। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री। आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि बताइए ऐसे प्रधानमंत्री बताइए जिनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला। देश का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। मैंने ऐसी एक स्लाइड पढ़ाई थी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ लेना भारत रत्न में। किस किस राष्ट्रपति को भारत रत्न मिला है और किस किस प्रधानमंत्री को। इसके अलावा अपना पढ़ने की जरूरत नहीं। उसमें फिर तो कुछ नाम ऐसे आ जाएंगे, यही नाम आपने वहां पढ़ने। फिर तो कोई कलाकार को मिलेगा, किसी खेल को मिलेगा, खिलाड़ी को मिलेगा भारत रत्न वो। लेकिन राजनीति पॉलिटिक्स के अंदर सिर्फ पीएम को याद रख लेना और एक राष्ट्रपति को। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताइए भारत रत्न कब मिला भाई? 1955 में। लाल बहादुर शास्त्री को कब मिला था? 1966 के अंदर मिला था, याद रखना। लाल बहादुर शास्त्री की डेथ भी कब हुई थी? 1966 में हुई थी। और डेथ होने के बाद इनको क्या दिया गया था? भारत रत्न। बताइए पहला भारतीय जिसको मरणों उपरांत यानी डेथ के बाद भारत रत्न मिला है वो कौन है? मोरारजी देसाई ही है, याद रखना। इनकी फैमिली को दिया जाता है। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री क्या बता रहा था मैं? हाँ, लाल बहादुर शास्त्री पहले ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हैं या पहला ऐसा व्यक्ति है जिसको मरणोपरांत क्या मिला है भाई? भारत रत्न मिला है। इस बात को याद रखना। उसके बाद भाई इंदिरा गांधी को भी क्या मिला है? भारत रत्न 1972। राजीव गांधी को भी मिला है 1991। मोरारजी देसाई को भी कब? 1991। गुलजारी लाल नंदा मरणोपरांत 1997 में। अटल बिहारी वाजपेयी 2015 में। पीवी नरसिम्हा राव 2023 में। और अब 2025 में किसको? चौधरी चरण, और इसके अलावा 4 व्यक्तियों को और भी मिला है। और गुलजारी लाल नंदा याद रखना ये भारत के एकमात्र एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने हैं, एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री। बताइए भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो बने हैं वो कौन बने हैं? तो गुलजारी लाल नंदा का नाम आपको सबसे ऊपर रखना है। बस एक ही था। कार्यवाहक राष्ट्रपति तो कितने बने थे? 3। कोई बता सकता कार्यवाहक उपराष्ट्रपति कितने बने थे? 2। कौन कौन थे बताइए जल्दी से। पढ़ते नहीं हो? याद रखना भारत में कभी भी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं बनते, जरूरत ही नहीं है। 2 कह रहे हैं, पढ़ा करो ध्यान से, मैं पूछ कह रहा हूं। कार्यवाहक या तो बनेगा आपका, ध्यान से सुनना, कार्यवाहक या तो राष्ट्रपति बनेगा या फिर प्रधानमंत्री या फिर कार्यवाहक जज। 3 ही ऐसे हैं जो आपके पूछे जाते हैं और इन तीनों के बारे में याद रखना आपने। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और आपका अपना जज। ठीक है, जज भी बनते हैं जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ 124 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह। पीवी नरसिम्हा राव वही हैं जो क्या थे? देश के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उस टाइम पर संसद के सदस्य नहीं थे। कौन कौन नहीं थे?
पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवगौड़ा, ये दोनों, ये आंध्र प्रदेश से, वो कर्नाटक से, याद रखना। अब मैं बात करता हूं ऐसे देश के प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से क्या बने हैं, प्रधानमंत्री, यानी वो जिस दिन प्रधानमंत्री की शपथ ली वो लोकसभा में नहीं थे, वो कहाँ के मेंबर थे, राज्यसभा के मेंबर थे, लेकिन बहुमत कहाँ हुआ था उनका पेश, तो वो याद रखना आपका लोकसभा में। इंदिरा गांधी, याद रखना, वो उत्तर प्रदेश की राज्यसभा से मेंबर बनकर आई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एमएलए होंगे, वो क्या करेंगे, वोट डालेंगे। और उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं राज्यसभा में, 31 सीटें हैं, याद रखना। हाँ, एच डी देवगौड़ा याद रखना, अभी पढ़ाया था मैंने, कर्नाटक की राज्यसभा से, ठीक है। इंदर कुमार गुजराल जो हैं वो बिहार की राज्यसभा, और डॉक्टर मनमोहन सिंह कहाँ, असम की जो राज्यसभा सीट है वहां से मेंबर बने थे। यानी इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, इंदर कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह, 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कहां से बने हैं, राज्यसभा से। बाकी जितने भी अपने प्रधानमंत्री बने वो कहां से बने भाई, लोकसभा से बने हैं, इस बात को याद रखना। चलिए, अब यदि हम बात करें ऐसे प्रधानमंत्री जो किसी राज्य के सीएम रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में काम करें, ये स्लाइड आप स्किप भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पहले वाले वो अच्छे से याद रखना। राज्यसभा वाले कौन है, भारत रत्न किसको मिला है, ये अच्छे से याद होना चाहिए। बाकी मोरारजी देसाई कहाँ के मुख्यमंत्री थे, बॉम्बे के। मोदी का तो सभी को पता है, पूछा जा सकता है, मोदी किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, गुजरात के। देश के प्रधानमंत्री भी तो प्रश्न आ भी जाए। एच.डी. देवगौड़ा कहाँ के थे, कर्नाटक के। फिर इसी कर्नाटक की राज्यसभा से क्या बने, देश के प्रधानमंत्री। पीवी नरसिम्हा राव कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। फिर इनके लिए एक सीट खाली हुई थी लोकसभा की, और आंध्र प्रदेश से फिर ये चुनाव जीतकर आए थे। चौधरी चरण सिंह और वीपी सिंह दोनों कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत थे, ठीक है। हाँ, लेकिन याद रखना ये भी क्या रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के। चौधरी चरण सिंह के नाम से एक अपना हवाई अड्डा भी है लखनऊ के अंदर, वो इन्हीं के नाम से है, याद रखना। तो मोरारजी देसाई कहाँ के थे, बॉम्बे, क्योंकि पहले बॉम्बे ही बोला जाता था, गुजरात को और बॉम्बे दोनों को मिलाकर। 1960 की बात है, 1960 में क्या किया गया, बॉम्बे का तो नाम रखा गया महाराष्ट्र, और एक नया राज्य बना दिया जो गुजराती बोलिया कर दे, वो कर दिया गुजरात। तो महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में अपने अलग अलग, लेकिन पहले बॉम्बे बोलते थे इसको। वीपी सिंह कहाँ के थे, यूपी के। चौधरी चरण सिंह कहाँ के थे, यूपी के। पीवी नरसिम्हा राव कहाँ के थे, आंध्र प्रदेश के। एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के। और नरेंद्र मोदी की बात करें तो याद रखना भाई, गुजरात के थे। इस पॉइंट्स को आपने अच्छे से याद रखना। चलिए आगे हम बात करते हैं। चलिए, यह आता आपका अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है और विश्वास प्रस्ताव, ठीक है। नॉन कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस मूवमेंट जो है, इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज करा देता हूं, पहले आप प्रधानमंत्री नाम पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि यह चीज तो आप फिर कहाँ है, अपना संसद वाले में भी, यदि टाइम बच गया तो अभी कर लेंगे इसको, ठीक है। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री का टॉपिक आज अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। विश्वास और अविश्वास कैसे लाया जाता है वो सारा का सारा अच्छे से आप डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा ले लेगा। अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास तो नहीं लेगा, अविश्वास ज़्यादा ले लेगा। तो देखिए, देश के प्रधानमंत्रियों के बारे में आप बात करते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखना 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक रही थी, याद रखना। और आपसे प्रश्न पूछा जाए, पहली बार लोकसभा के जो चुनाव हुए थे वो याद रखना भाई आपके 1951-52 में हुए थे, ठीक है। और लोकसभा कितने साल के, 52 में उनका रिजल्ट आया था, और 52 में 5 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 57। हाँ, तो आपसे न्यू पूछा जाए, देश के पहले प्रधानमंत्री का कार्यकाल 47 से लेकर 64 तक रहा था, लेकिन जो पहली लोकसभा है उसका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, 52 से 57 में फिर इलेक्शन हुए, फिर नेहरू बन गया, फिर इलेक्शन हुए, फिर नेहरू बन गया। अब जैसे बार बार मोदी बन रहा है, अब मोदी जी 2029 में दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर सबसे लंबा कार्यकाल किसका हो जाएगा, नरेंद्र मोदी का। हालांकि अभी तक 29 तक भी यदि मोदी प्रधानमंत्री रहते हैं तब भी नाम किसका रहेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का।
पंडित जवाहरलाल नेहरू आप लगभग 17 साल तक देश के क्या रह चुके हैं, लगभग प्रधानमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। और जब पहली लोकसभा के चुनाव हुए थे तो टोटल कितनी सीटों पर हुए थे, 489 सीटों पर पेपर में पूछा हुआ है, जिसमें से कांग्रेस को सीट कितनी आई थी भाई, 364। सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी, कांग्रेस ही थी, याद रखना। और पंडित जवाहरलाल जो नेहरू हैं, याद रखना, इनके कई बार आपसे न्यू भी पूछा था समाधि स्थल वगैरह, ठीक है। चलो वो तो आप स्टैटिक में कवर करवा दिए जाएंगे, इधर नहीं करते, ठीक है, स्टैटिक में ही कवर हो जाएंगे, और फिर ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए देश का पहला प्रधानमंत्री कौन है भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखना आपने। पहली लोकसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो 52 से 57 तक। अब ये बता दीजिए मेरे को बस आप, मैंने पढ़ा तो रखा ही आपको, एक तो हमारा आता है संविधान, और एक आपसे पेपर में पूछा जाए लोकसभा। और आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पिता, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं, बी आर अंबेडकर को। किसे कहा जाता है, बी आर अंबेडकर। और आपसे पूछा जाए फादर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का पिता किसे कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू को नहीं कहते, याद रखना, ठीक है। हाँ ये तो वो कहा जाता है जी.वी. मावलंकर। हाँ जी.वी. मावलंकर क्या थे, हमारे लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। लेकिन पहली लोकसभा याद रखना 52 से 57 तक थी। फादर लोकसभा की पूछा जाए तो जी.वी. मावलंकर। सीट याद रखना, कितने पे चुनाव हुए थे, 489 पे। आज कितनी सीटों पे चुनाव हुए, 2024 में बता सकता है टोटल कितनी सीटों पर इलेक्शन होते लोकसभा के, 545, 545 पे कहाँ हो गए थे, 43। इलेक्शन पूछ रहा हूं मैं कितने पे हुए थे। तो याद रखना आपने, आज हमारे पास सीट ही कितनी रह चुकी हैं, 543। जो एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट था, 2 इसके अंदर वो थे, वो अपने रिजेक्ट हो चुके। 2020 के बाद उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया, क्या कुछ होता वो सारी बातें। लेकिन 2024 में जो इलेक्शन हुए थे वो 542 सीटों पर हुए थे, एक पे नहीं हुआ था। वह एक कौन सी थी, ये भी प्रश्न पूछोगे। वो एक थी सूरत वाली। जो सूरत है वहां पर इलेक्शन नहीं, वहां पर सर्वसम्मति से क्या करा गया था, एमपी चुन लिया गया था, ठीक है। वहां इलेक्शन करवाए ही नहीं गए थे कि काम इतने बढ़िया करके थे उस बंदे ने, और बीजेपी का ही बन गया था, ठीक है। हाँ तो वहां इलेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे सर्वसम्मति का मतलब नहीं समझते, हाँ एक्सेप्ट करे तभी बने हैं। और लेकिन मोदी ने एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि मोदी ने उसको मंत्री नहीं बनाया। वो एमपी जरूर है लेकिन मंत्री नहीं है। चलिए अब हम बात करें अपना, जैसे ही 27 मई को पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ होती है, ध्यान से सुनना भाई, इधर गुलजारी लाल नंदा क्या बनते हैं, अपने कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। 27 मई से 9 जून तक रहेंगी यार। 9 जून को नाम निकल कर आ जाता है किसका, लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन यहाँ पर नाम किसका आना चाहिए था, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने सोचा भाई नेहरू तो नहीं रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं थे, ठीक है, इसलिए अब तो नाम क्या है, अपना ही आना है। और आपे क्या करते, वो भाई तैयार होके अपना, ठीक है, ड्रेस बढ़िया ही पहन के शपथ के लिए जाने वाला ही थे, इसलिए नाम अनाउंस हो गया लाल बहादुर शास्त्री। तो देश के अगले प्रधानमंत्री कौन बने भाई, लाल बहादुर शास्त्री। 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। 11 जनवरी को, ठीक है। हाँ फिर सुबह अपने को पता चला भाई देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे, क्योंकि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, विदेश में। ऐसे देश के प्रधानमंत्री बताइए जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी, वो हमारे कौन थे भाई, लाल बहादुर शास्त्री साहब थे, याद रखना आपने। हाँ ताशकंद के अंदर इनकी डेथ हुई थी। ताशकंद किस देश की राजधानी है, उज्बेकिस्तान की, ठीक है। और उसी उज्बेकिस्तान से सीख कर आता कौन, बाबर तोप, ठीक है, जिसने भारत में आके तोपें बजाई थी, ठीक है। और भारतीय राजाओं को समझ में नहीं आ रही थी तोप कहाँ बज रही है। तो याद रखना आपने, विदेश में जिनके लाल बहादुर शास्त्री। जैसे लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई तो गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक बनाया। अब दोबारा फिर मोरारजी देसाई तैयार हुए, अब की बार तो अपना ही नाम आना फिर, ठीक है, ये तो कार्यवाहक हैं।
पहली बार आना था, ठीक है, तब नहीं आया, तब तो जवाहरलाल नेहरू थे ही, करता धरता वही थे। तो उनकी डेथ हुई तो फिर नाम आना चाहिए था, फिर भी नाम नहीं आया, फिर लाल बहादुर शास्त्री का टेक दिया। अब सोचा अब की बार तो अपना नाम पक्का ही है, ठीक है, हाँ, और नाम टेक दिया गया किसका? इंदिरा गांधी। देश की अगली प्रधानमंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी। मोरारजी देसाई गुस्से में, क्योंकि बड़ा नेता था सर, मोरारजी देसाई क्या थे? बड़े गुस्से में हुए, ठीक है, हाँ, गुस्से में हुए तो किसी ने समझाया गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, हाँ, इंदिरा गांधी है, ठीक है, हाँ, इसको कुछ पता है नहीं राजनीति का क्या चीज होती है, और ये जो भी काम करेगी वो आपसे ही तो पूछ के करेगी, असली प्रधानमंत्री तो आप, ये तो नाम की होगी, ठीक है, हाँ, इसलिए जो भी काम आपसे और जो भी देश के लिए काम करने हैं वो यो भाई अपना बस इन बातों में आ गया, और बातों में आने से क्या हो गया भाई, यू मान गया इस चीज को, वरना तो इसने कह दिया था मैं सरकार नहीं बढ़ने दूंगा, ठीक है, हाँ, तो कांग्रेस से तो इंदिरा गांधी याद रखना, इंदिरा गांधी पहले थी भी ऐसे ही, याद रखना, ठीक है, हाँ, इंदिरा गांधी जो थी देश की प्रधानमंत्री, पहले बड़ी गुमसुम रहा करती थी। इससे यदि ये पूछ रहे थे ना, हाँ भाई तेरा नाम बताओ, ये नाम तक भी नहीं बताया, इतनी मतलब शर्मिली थी इंदिरा गांधी। लेकिन जिस दिन ये देश की प्रधानमंत्री बनी, पता नहीं वो शर्मिला पॉइंट कहाँ गया इसकी जिंदगी से, ठीक है, हाँ, फिर तो इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब काम किया तो उसको पता था ये देसाई तेरे को काम करने नहीं दे जाएगा, ठीक है, हाँ, और देसाई साहब और नेहरू साहब दोनों क्या थे? परम मित्र थे, ठीक है, हाँ, और नेहरू की बेटी कौन थी? इंदिरा थी, तो ये नाते में इसका क्या लगा? ताऊ लगा, ठीक है, हाँ, हाँ, ताऊ जी लगे, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने सबसे पहले जैसी शपथ ली 24 जनवरी को, ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता 24 जनवरी को, ठीक है, तो 24 जनवरी 1966 को जब शपथ ली तो सबसे पहले ताऊ का नंबर फोन से डिलीट करा, ताऊ तो अपन ने पास रखना ही नहीं, ठीक है, हाँ, तो देश की प्रधानमंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी। इतने बढ़िया तरीके से इसने शासन किया, इसी को क्या कहा जाता है? आयरन लेडी कहा जाता है। किसी की हिम्मत नहीं थी इंदिरा गांधी के सामने कोई बोल जाए, ठीक है, इतने वो थी, याद रखना। ओहो तो अब कहता दो यदि हाँ, इंदिरा गांधी होती ना देश की प्रधानमंत्री तो ये ओहो नहीं होती, याद रखना, इंदिरा गांधी। लेकिन इंदिरा गांधी एक आदमी से डरती जरूर थी, ठीक है, हाँ, और वो हमारे सेना के कमांडर हुआ करते थे सेम बहादुर। सेम बहादुर की इतनी हिम्मत थी, वो इंदिरा गांधी को कई बार डार्लिंग भी बोल दिया करता था, ठीक है, हाँ, इंदिरा गांधी उस चीज ने एक्सेप्ट कर भी लिया करती, आप बोल सकते हैं, क्योंकि अपना देश में पड़ोसी जो देश हैं उनमें क्या था? आर्मी का शासन चल रहा था, आर्मी बहुत बड़ी चीज है, आज भी याद रखना ये सारी चीजें। तो 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक देश की प्रधानमंत्री रहती है इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी से बनेगा देश की फर्स्ट वुमेन, पहली महिला प्रधानमंत्री। कौन थी? इंदिरा गांधी। जब प्रश्न पूछा जाए देश की पहली महिला बताइए जिसे भारत रत्न मिला, वो भी कौन थी? इंदिरा गांधी। पहली बार लोकसभा को भंग करने वाली भी कौन थी? वो भी यही थी। प्रश्न पूछा जाए लोकसभा को भंग, जो की पॉइंट है जो पेपर में पूछे जाते हैं, लोकसभा जो पहली बार भारत में भंग हुई थी वह भी किसके टाइम पर हुई थी? इंदिरा गांधी के टाइम पर हुई थी। भंग का मतलब क्या होता है? समाप्त करना समय। लोकसभा कितने साल के लिए बनती है? 5 साल के लिए बनती है। यदि उस लोकसभा को 5 साल से पहले समाप्त करना हो, उसी को क्या बोलते हैं? भंग करना बोलते हैं, ठीक है। और भंग कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री। जब तक प्रधानमंत्री नहीं कहेगा तब तक लोकसभा भंग नहीं होगी। तो आपके मन में एक विचार तो ये आना चाहिए, ठीक है, हाँ, ये जैसे भाई मान लीजिए मोदी देश का प्रधानमंत्री है, अब यदि मैं बात करूं यहाँ पर देश का प्रधानमंत्री है, अब मोदी प्रधानमंत्री कब तक रहेगा? जब तक वो लोकसभा का मेंबर है, ठीक है। अब यदि वो 2024 में बना है और 2000 कब तक? 29 तक देश का क्या रहना है? प्रधानमंत्री। तो अब जब मोदी है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जाकर ये कह दे भाई लोकसभा को भंग कर दे, तो लोकसभा भंग होगी, तो इसका मतलब ये भी गया, ठीक है, हाँ। तो ऐसा क्यों करता है फिर प्रधानमंत्री?
सोचने वाला कारण है भाई, भंग करवाने से पहले नुकसान तो तेरा ही होना, प्रधानमंत्री तो भी नहीं रहेगा। तो ऐसा होता क्यों है? और ऐसा नहीं कि भारत में एक ही बार हुआ, 8 बार लोकसभा भंग हो चुकी भारत में अब तक। कितनी बार? 8 बार। लेकिन पहली बार किसके टाइम पर हुई थी? इंदिरा गांधी। ठीक है। नहीं, ऐसा तो कोई चक्कर नहीं है। मेजोरिटी तो ये अपना देखो, मैंने कार्यकाल कब से कब तक बताया, 1966 से लेकर देखो, 1966 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1971। और फिर आपका 1972 से लेकर फिर 5 जोड़ो, 1977 तक। ठीक है। मैंने कहा क्या है, लोकसभा पहली भंग कब हुई है? 71 में। मेजोरिटी तो 72 में चाहिए थी इसको, इलेक्शन तो 72 में हुए हैं। लेकिन हाँ, कम क्या रह जाता है, यहाँ पे पहले ही खत्म कर लेते हैं। अब 5-7 दिन और भी रहना चाहिए था, अपनी बात ना करो घर वाले। ठीक है। हाँ, तो आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, मेरे को अगली क्लास में आपने बताना है। ठीक है। हाँ भाई, प्रधानमंत्री ऐसा करता क्यों है, लोकसभा समय से पहले भंग करवाता क्यों है? ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है प्रधानमंत्री? ये मोदी है, 29 तक तो रहना है, वो कह दे भाई अब 26 में मेरी लोकसभा भंग करो जल्दी से। और यदि लोकसभा भंग हो जाए तो 6 महीने के अंदर अपना क्या होगा, फिर नए इलेक्शन होंगे दोबारा से। ठीक है। हो सकता नए इलेक्शन में मोदी हार भी जाए, जीत भी जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। बस आप ये पॉइंट याद रखना, अगली क्लास में पूछूंगा, बाकी मैं सिंपल एग्जांपल से आपको समझा दूंगा। ठीक है। आप कहोगे बात सही कह रहे हो। चौथे प्रधानमंत्री कौन बने भाई? मोरारजी देसाई। अब इसकी बारी आगी बेचारे की। ठीक है। लेकिन याद रखना 1977 तक कौन थी? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने कसम खा ली थी, जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं ताऊ प्रधानमंत्री नहीं बनेगा कभी भी। ठीक है। फिर ताऊ ने एक विचार लिया, क्यों ना मैं इस कांग्रेस को छोड़ दूं। ठीक है। उस टाइम पर देश के अंदर संशोधन कर रही थी इंदिरा गांधी, देश भी विरोधी हो रहा था। इसने सोचा मौके का फायदा उठाया जाए। ठीक है। और मौके का फायदा इसने जैसे अब करा था ना मोदी ने, ठीक है भाई, कांग्रेस को हराओ, तो इसी प्रकार इसने भी क्या करा था, ये नारा दे दिया था। और ऐसा करते करते मोरारजी देसाई ने 1977 के जो इलेक्शन हुए उसमें इंदिरा गांधी को क्या कर दिया, हरा दिया। ठीक है। इंदिरा गांधी को बहुमत नहीं मिला, मोरारजी देसाई को भी नहीं। मोरारजी देसाई ने फिर सारे डब्बियों को इकट्ठा करा, सारे दोस्तों को, आओ अपन तो इंदिरा गांधी को हराना है। ठीक है। हाँ, जैसे कई बार जैसे 2024 में कांग्रेस का एक ही उद्देश्य था, क्या था? मोदी हराना है। बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं, मोदी हराना चाहिए। तो वही चीज यहां पर आ गई 1977 में, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री नहीं, तो जैसे तोड़ मरोड़ के इन्होंने क्या कर ली, सरकार बना ली। किसने? मोरारजी देसाई ने। 24 मार्च 1977 को देश के प्रधानमंत्री बने। और याद रखना 28 जनवरी 1979 को इन्होंने क्या करा, अपना त्याग पत्र दे दिया। ठीक है। तो ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री जिसने त्याग पत्र दिया, यानी ये अपना विश्वास मत खो चुके थे, याद रखना, और त्याग पत्र देना पड़ा। किसने? मोरारजी देसाई ने। उसके बाद क्या होता है, इसी के टाइम पर अभी मैंने बताया था, 2 क्या बने थे भाई, उप प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। जगजीवन राम बने थे और कौन बने थे? चौधरी चरण सिंह बने थे। अब क्या होता है, जैसे इसने त्याग पत्र दिया, क्योंकि कार्यकाल तो 5 साल रहना उसका, जो 77 में चुनाव हुए थे, तो फिर क्या होता है, जैसे इसने कर पार्टी को त्याग पत्र दिया तो चौधरी चरण सिंह ने उसी गठबंधन को कायम रखा और देश का क्या बन गया, अगला प्रधानमंत्री बन गया। ठीक है। स्लाइड ये चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह जो हैं वो 14 जनवरी 1980 तक क्या रहे, भारत के प्रधानमंत्री रहे। देखिए 77 में ध्यान रखना, 1977 में 5 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 1982 हो जाएगा। लोकसभा कब तक चलनी है? 82 तक। तो एक प्रधानमंत्री तो चला गया, ठीक है, गठबंधन वाला। फिर ये दूसरा बन गया कौन? चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह देखिए 28 जुलाई 1979 को ये बने थे और 14 जनवरी 1980 तक ये क्या रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन किस्मत देखिए, जब ये प्रधानमंत्री थे तो ये कभी भी लोकसभा में नहीं गए थे। ऐसे प्रधानमंत्री जिसने लोकसभा का सामना नहीं किया, तो वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह, क्योंकि काम ही नहीं पड़ा कोई। ठीक है।
ये बंदा जिस दिन शपथ ली थी, ठीक है, हाँ, ऐसा कोई काम ही नहीं पड़ा भाई इसको लोकसभा में जाने की जरूरत ही पड़ी। उस तक पहला क्या करना पड़ा, त्याग पत्र देना पड़ा। सरकार फिर गिर गई, हाँ, चौधरी चरण सिंह ने फिर त्याग पत्र दिया। फिर 1980 के अंदर फिर इलेक्शन होते हैं और देश में नई सरकार बनती है, याद रखना। और वो सरकार कौन सी बनती है, इंदिरा गांधी देश की फिर प्रधानमंत्री बन जाती तीसरी बार फिर। और जब इस टाइम पर बनी थी तो फिर इसको राज्यसभा से मेंबर, क्योंकि लोग तो इसको चुनना नहीं चाहते, तो राज्यसभा, ऐसे नहीं तो ऐसे तो प्रधानमंत्री बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर को क्या करी गई, इनकी हत्या करी गई और 1984 तक प्रधानमंत्री रही, ठीक है। अब ताऊ जी तो थे नहीं, अब अगला नाम किसका आना, फिर राजीव गांधी का। अगले प्रधानमंत्री कौन बने, पे राजीव गांधी बने 1984 से लेकर 1989 तक। प्रश्न पूछा जाए, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री जो रहे हैं वो कौन रहे हैं, राजीव गांधी। और इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई थी। ये चीज आपने अच्छे से रखना, बाकी वो चीजें आपके अलग टॉपिक में आती हैं, याद रखना। फिर भारत के अगले 8वें प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है, जो 1989 से 90 तक रहे, ठीक है, हाँ। वीपी सिंह, इस वीपी सिंह की भी क्या हो जाती है, फिर सरकार गिर जाती है, याद रखना, क्योंकि राजीव गांधी इलेक्शन में बिजी हो गए थे, ठीक है। और भाई आगे इलेक्शन होने हैं, ठीक है, 91 के अंदर। फिर उनकी क्या कर दी गई, वहां पर बम से वो हत्या कर दी गई। फिर देश के प्रधानमंत्री कौन बने, चंद्रशेखर बने। और 10वें प्रधानमंत्री कौन बने भाई, पीवी नरसिम्हा राव, जो आंध्र प्रदेश से बुलाए गए 1991। राजीव गांधी नहीं रहते, और अपन याद रखना पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, हाँ। पीवी नरसिम्हा राव को अच्छे से याद रखना, पेपर में पूछाता है। 11वें कौन बने, फिर अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें यहाँ पे, ध्यान से सुनना भाई, अटल बिहारी वाजपेयी तो 16 मई से लेकर कब तक रही भाई, ये 1 जून तक। 16 मई के बाद क्या आता है, जून, ठीक है। कितने दिन रह रहे थे, 14, लगभग 13-14 दिन। मई में इसका कार्यकाल फिर क्या होता है, इसकी सरकार गिर जाती है। तो सबसे कम समय के लिए जो पीएम रहे हैं वो हमारे कौन रहे हैं भाई, अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे लंबे समय तक नेहरू, कम के लिए कौन हो जाएगा, तो अटल बिहारी वाजपेयी। फिर किसको बुलाया गया, एच.डी. देवगौड़ा को बुलाया गया, याद रखना। और एच.डी. देवगौड़ा याद रखना भाई, 1 जून 1996 से लेकर आपका कब तक भाई, 1997 तक रहे थे एच.डी. देवगौड़ा। ये वही है जो क्या थे, कर्नाटक विधानसभा से राज्यसभा का मेंबर बनकर आए थे, ठीक है। क्योंकि वो चीजें नाम बार बार पढ़ेंगे तो वैसे याद रहना शुरू हो जाएगा। अगले प्रधानमंत्री याद रखना, इंदर कुमार गुजराल, ठीक है, हाँ। गुजराल साहब को याद रखना आपने, इंदर कुमार जो गुजराल हैं, ये भी राज्यसभा से मेंबर। देखिए इनका जो टाइम पीरियड जो है 21 अप्रैल 1997 से स्टार्ट होता है और 19 मार्च 1998 तक देश के क्या रहे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में रहे हैं। इस बात को याद रखना, इंदर कुमार गुजराल के बारे में याद रखना, IG गुजराल बोल देते हैं। चलिए एक आपने याद रखना इसमें, 21 अप्रैल, 1 जून से लेकर, हाँ 1 जून से 21 अप्रैल तक कौन रहे, एच.डी. देवगौड़ा साहब रहे थे, याद रखना। चंद्रशेखर आजाद अपने 10 नवंबर, ध्यान से सुनना, इससे एक प्रश्न बना था, यहीं पर मैं देख रहा था भाई वो प्रश्न। तो देखिए आपका 10 नवंबर 1990 को देश के प्रधानमंत्री कौन बने, चंद्रशेखर आजाद। नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी। और अपने को बताइए देश का प्रधानमंत्री जो तिरंगा फहराता है वो कहाँ फहराता है, लाल किले पर। कब फहराता है, 15 अगस्त को। क्या 15 अगस्त आया था इधर, नहीं आया। उसके बाद आगे आना था 91 का, उससे पहले क्या करना पड़ा इसको, यह प्रधानमंत्री नहीं रहे। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री बताइए जिसने लाल किले पर तिरंगा नहीं फहराया, बाकी सारे ने फिर आया है, लाल किले पर तिरंगा नहीं फहराया, ठीक है। वो कौन थे, चंद्रशेखर आजाद। अब कहीं का ये भी डाउट होगा अटल बिहारी वाजपेयी ने भी तो नहीं करा, तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या है, 1998 में देश के अगले प्रधानमंत्री बने 2002 तक, ठीक है। हाँ तो फिर 14वें नंबर पर कौन बन जाते हैं फिर अपने, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद 2004 तक, 4 तक,
और फिर अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कौन बनते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन बनते हैं भाई? मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह के बाद कौन बनते हैं? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम बताइए। हाँ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और आवाज नहीं, दामोदर दास जो है वो क्या है आपके? वो इनके पिता का नाम है, क्योंकि गुजराती जो है अपने पिता का नाम लेकर चलते हैं। जैसे आपने सुना होगा चंपकलाल गड़ा, ठीक है, हाँ, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। तो इस प्रकार से ये चीजें, तो आज के लिए ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। प्रधानमंत्री टॉपिक आपका कंप्लीट है, ठीक है, हाँ। तो बाकी जो चर्चा करेंगे आप नेक्स्ट क्लास में, वो अपना चैप्टर स्टार्ट होगा पार्लियामेंट, ठीक है, हाँ।